नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आज एक बार फिर आपके लिए एक अलग राज्य का ओपिनियन पोल लेकर हम हाजिर हुए हैं। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और अभी तक 2 राज्यों के ओपिनियन पोल हम आपको दिखा चुके और इन 2 ओपिनियन पोल में बीजेपी का स्कोर रहा है 2-0, यानी दोनों राज्य हमारे मुताबिक, इंडिया टीवी और सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मध्य प्रदेश में कांटे की लड़ाई में जीत रही है, लेकिन बीजेपी आगे दिखती है और राजस्थान में लग रहा है कि एक तरफा लड़ाई है जिसमें बीजेपी क्लियर और क्लीन मेजॉरिटी हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। और आज हम 2 और राज्यों की बात करेंगे, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, दोनों बड़े महत्वपूर्ण राज्य। 2018 याद कीजिएगा, जो 3 राज्य हैं उत्तर भारत और मध्य भारत के, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, तीनों स्टेट्स कांग्रेस पार्टी जीती थी। तेलंगाना की बात करें, पिछले 2 बार से वहां पर टीआरएस, जिसको अब बीआरएस कहते हैं, वो जीतती आई है। के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर बनते आए हैं। 3 दिसंबर को अब इन 2 राज्यों में भी नतीजे आने जा रहे हैं जिनकी चर्चा हम आज करेंगे। अब 3 दिसंबर को क्या होगा वो तो जब बटन दबेगा और गिनती होगी तब पता चलेगा, लेकिन इसका एक साइंटिफिक अनुमान आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस ओपिनियन पोल में जो हमने किया। आज हम आप बात करेंगे, एक बार फिर आपको बता दूं, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की। इसमें शुरुआत हम तेलंगाना से करेंगे, लेकिन मैं आपके सामने तेलंगाना के पहले हिस्से के पहले राउंड के जो नतीजे आए ओपिनियन पोल के वो रखूं, उससे पहले आपको अपने मेहमानों से हम मिलवा दें। जोरदार तालियों से जरा स्वागत कीजिए भावेश झा का, सीएनएक्स से, जिन्होंने सर्वे किया। भावेश, बहुत स्वागत है आपका। सज्जन कुमार हमारे साथ हैं, सिफोरोजिस्ट स्कॉलर। हमारे साथ बहुत अनुभवी पत्रकार हैं राहुल महाजन जी। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन जी, आपका भी। और एक बड़े ही सीनियर जर्नलिस्ट, स्कॉलर, ऑथर किंगसुक नाग जी हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किंगसुक जी, बहुत स्वागत है सर आपका भी इंडिया टीवी पर। तो तेलंगाना की बात करते हैं हम। आपने, सब लोगों ने हैदराबाद के बारे में या तो आप गए होंगे या आपने जानकारी आपको जरूर होगी। 4 मीनार को हर कोई जानता है, खासकर वो हैदराबादी बोली, उसको कौन भूल सकता है। इतनी मजेदार तरीके से, इतनी प्यारी बोली जो वहां के लोगों की है। हैदराबाद जिसका गढ़ है वो है तेलंगाना। और इस पॉलिटिकल कैपिटल में आपको याद होगा 2020 में हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ था और बीजेपी ने उस चुनाव को केसीआर वर्सेस बीजेपी बना डाला था। कौन सोच सकता था कि तेलंगाना जैसे राज्य में, हैदराबाद जैसे शहर में बीजेपी का कोई ग्राउंड बनेगा। लेकिन बीजेपी ने वो चुनाव बड़ा अच्छा लड़ा, दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। लेकिन 2023 में क्या बीजेपी उसी तरीके से लड़ती हुई दिखाई दे रही है? बीजेपी सरकार बनाने की रेस में है भी या नहीं, या बीजेपी लड़ाई ही नंबर 2 और नंबर 3 की कर रही है? इस पर हम बात करेंगे कि तेलंगाना से कौन सी बड़ी तस्वीर निकलती है। और आपके सामने अब मैं तेलंगाना के पहले नंबर जो हैं वो रखने जा रहा हूं और तेलंगाना का ओपिनियन पोल हम शुरू करेंगे इसी ग्रेटर हैदराबाद के रीजन से। हैदराबाद और उसके आसपास का इलाका जिसमें 28 सीटें हैं और इन 28 सीटों का सर्वे क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर नतीजा रख रहे हैं हम अब। इन 28 सीटों में बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति, केसीआर की पार्टी 13 सीटें जीतती हुई दिखाई देती है। ये 4 सीटों का नुकसान है 2018 की तुलना में। बीजेपी 3 सीटें जीत रही है, इसे 2 सीटों का फायदा हो रहा है, यानी ये 1 से बढ़कर 3 पर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं ग्रेटर हैदराबाद में, 2 सीटों का फायदा है। मतलब पहले कांग्रेस की 3 सीटें थी, अब वो 5 पर आ रही है। और एआईएमआईएम इस पूरे इलाके में 7 सीटें जीत सकती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जिनका इसी ग्रेटर हैदराबाद के इलाके में काफी दमखम दिखता है, बहुत दखल है उनका एक आधार है और वो 7 सीटें जीत रहे हैं। लेकिन ये उतनी हैं जितनी पिछली बार थी। तो इस रीजन में ओवैसी साहब कोई बड़ा, पिछली बार से बड़ा स्कोर नहीं करने जा रहे, लेकिन कोई नुकसान भी उनको नहीं हो रहा है। तो मैंने आपके सामने ग्रेटर हैदराबाद के नतीजे रखे। 28 सीटें हैं ग्रेटर हैदराबाद में। हैदराबाद रीजन, हैदराबाद के अलावा सिकंदराबाद, मलकाजगिरी और चेवल्ला, ये डिस्ट्रिक्ट्स और ये लोकसभा सीटें वो आती हैं। तो हैदराबाद की 28 सीटों में बीआरएस नंबर 1 थोड़े नुकसान के साथ, एआईएमआईएम नंबर 2 पार्टी है, कांग्रेस नंबर 3 पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी नंबर 4 की पार्टी है। हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले यही सवाल, केसीआर नंबर 1 दिखाई दे रहे हैं इस रीजन में, क्या ये ट्रेंड आगे रीजन्स में दिखाई देगा या कोई चैलेंजर बनकर उभरता हुआ दिखाई देगा बीजेपी या कांग्रेस में से कोई? ये हम जैसे जैसे ओपिनियन पोल आगे बढ़ाएंगे आपको पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से यह चुनाव कैसा रहा? क्या बीजेपी ने यह चुनाव
उतने ही दमखम के साथ लड़ा। एक वक्त लगता था कि केसीआर को कोई चुनौती देने वाला अगर दो इलेक्शन के बाद कोई पार्टी खड़ी हुई दिखाई दे रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन अब इसी साल में आप देखिए तो लगता है कहीं ना कहीं वो नैरेटिव का स्पेस छीन लिया कांग्रेस पार्टी ने भाजपा से। क्या आपको इस पहले दौर के नतीजों में ओपिनियन पोल के वो रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है? शुरुआत में हर्षवर्धन जी से करना चाहता हूं। देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि तेलंगाना, अगर हम कहें कि चाहे चर्चा चाहे जो हो रही हो, लेकिन अभी भी के चंद्रशेखर राव की पकड़ के सामने लोग यहां चर्चा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कोई मुफ्त की राजनीति शुरू कर दी, कोई कहता है कि भाई अशोक गहलोत और शिवराज सिंह चौहान बहुत लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से एक एक मतदाता वर्ग के लिए जिसको हम कहते हैं ना पॉपुलिस्ट पॉलिसी को वोट में कन्वर्ट करना, वो बड़े अच्छे से के चंद्रशेखर राव ने किया। दूसरा एक बड़ा काम किया, भारतीय जनता पार्टी एआईएमआईएम के साथ होने की वजह से उन पर बहुत हमलावर रहती थी, उसका नुकसान भी उन्होंने झेला। जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ, एक उपचुनाव में ऐसा हुआ, उसके बाद के चंद्रशेखर राव ने उसको बहुत अच्छे से समझ लिया। बहुत बड़ा मंदिर उन्होंने बनवाया है। अभी वो लगातार देश के दूसरे हिस्सों में भी ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनकी सरकार कैसे उसी तरह से काम कर रही है और ये एजेंडा उनके खिलाफ नहीं चल सकता कि वो हिंदू विरोधी हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसके बीच में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। एक संजय गांधी जो आक्रामक अध्यक्ष थे, उनको हटाकर जब जी किशन रेड्डी को बनाया। जी किशन रेड्डी भी बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, सब ठीक है, लेकिन जी किशन रेड्डी की वो वाली छवि नहीं। जो केसीआर की पार्टी से आए हुए लोग थे वो शायद बांदी के साथ असहज थे। लेकिन कुल मिलाकर आज की जो स्थिति है, जो इस आपके सर्वे में पहले रीजन से रिफ्लेक्ट करती है, मुझे लगता है कि शायद जब अंत में परिणाम आएंगे तो भी लगभग उसी तरफ स्थिति होगी। केसीआर आज भी सबसे बड़े नेता हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 के लिए लड़ रहे हैं। और अगर अभी इस पहले रीजन में देखें तो केसीआर लीड के साथ दिखाई देते हैं, कांग्रेस पार्टी हमें दिखाई देती है नंबर 2 पर। मैं एआईएमआईएम की बात अभी एक लम्हे के लिए इसलिए यहां पे छोड़ दे रहा हूं क्योंकि एआईएमआईएम का हम सब जानते हैं कि यही गढ़ है, और इसके अलावा बाकी तेलंगाना के अंदर शायद आपको ऐसे नंबर्स नहीं दिखाई देंगे ओवैसी साहब की पार्टी के लिए। मैं आपके सामने नंबर रख रहा हूं थोड़ी देर के अंदर। तो आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्पेस कांग्रेस को दी या कांग्रेस ने ली? नहीं, निश्चित तौर पर इसको हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पेस दे दी। मैं आपको घटनाक्रम याद दिलाता हूं, जिस तरह से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा से लेकर और ढेर सारे केंद्रीय मंत्री टूट पड़े थे। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने वहां से भाग्यनगर, भाग्य लक्ष्मी देवी का मंदिर, और उसके बाद आप देखिए न तो राज्य में और न तो नेशनल लेवल पर हैदराबाद तेलंगाना उसको लेकर कोई ऐसी रणनीति दिखाई दी। दूसरी जो बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं उस रणनीति में सफल होती दिखी तो उसको लगा कि जो केसीआर के साथी आएंगे वो हमें ताकत देंगे, लेकिन वो वाली ताकत उनको मिली नहीं। और मुझे लगता है कि इसकी वजह से पार्टी की स्ट्रेटेजी में वहां भ्रम बड़ा पैदा हुआ है। अब वो क्यों पैदा हुआ, उसके बाद शायद यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ा, सीधे सीधे कहना पड़ा कि नहीं केसीआर तो हमारे साथ आने के लिए थे। वो वही दिखा रहा था कि भाजपा तो चुनाव में पिछड़ चुकी है, अब उसको कैचअप करना है कांग्रेस की बराबरी में आने के लिए या उसके आगे पीछे। प्रधानमंत्री ने जो बोला बड़ा एनिमेटेड था वो उनका बयान कि ये तो मुझसे केसीआर हमारे साथ करार वो समझौता करना चाहते थे, एनडीए में आना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि हम भ्रष्टाचारियों को नहीं लेते हैं। उस वक्त लगा कि बीजेपी इस फाइट में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इलेक्शन के बड़ा नजदीक था। भावेश, जब भी अब हम तेलंगाना की बात करें, 2014 में राज्य बना और पहला चुनाव हुआ, उससे पहले केसीआर उसके लिए एजिटेशन कर रहे थे, वो आंदोलन कर रहे थे अलग राज्य के लिए। इस राज्य के लिए एक फादर फिगर की तरह है केसीआर। आज 2 चुनाव जीत जाने के बाद जब वो तीसरे चुनाव में जा रहे हैं, क्या अंतर आया है केसीआर की छवि में इन पिछले 10 वर्षों के अंदर? देखिए, वहाँ आप जो बीआरएस की पॉलिटिक्स देखें, जैसे अभी हर्षवर्धन जी ने कहा, वहाँ पे एक फ्रीवीज पॉलिटिक्स को एक पूरे इंडिया में यदि कहें कि सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पे स्टार्ट यदि केसीआर जो हुआ तो फ्री वाली पॉलिटिक्स, फ्रीवीज, यस। जैसे कि आप दलित बंधु प्रोग्राम है, इसमें 10 लाख रुपीस देने की बात है। हालांकि वो उस प्रोग्राम को लेकर कई सारे डिस्कशन हो रहे कि वो फेल प्रोग्राम है, बहुत सारी उसको लेकर प्रोटेस्ट भी हो रही। खैर, जो उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूरी हुआ है। पर पर्टिकुलरली आप इस रीजन की बात करें, हैदराबाद रीजन की बात करें, हैदराबाद रीजन में एक 8 सीट है जो एमआईएम जीतती है, 8 सीट पे लड़ती है और 7 जीतती है उसमें उनका। इससे ज़्यादा कहीं वो तेलंगाना में कहीं चुनाव लड़ती भी नहीं है एमआईएम, सिर्फ 8 सीटों पे चुनाव लड़ती है। बाकी चीज़ों पे देखिए, बीजेपी एक अच्छा फाइट 2018 में भी दी थी, इस बार भी कोशिश थी कि बीजेपी अच्छा करेगी।
जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव था तो उसमें बीजेपी अच्छा की थी। उसके बाद लगातार बीजेपी वहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैक कर रही थी केसीआर को, और वो एक कहीं ना कहीं दिख रहा था बीजेपी अच्छी कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे कर्नाटक के चुनाव के बाद जैसे बीजेपी का डाउनफॉल हुआ और कांग्रेस वहां पे कांग्रेस वहां दो फ्रंट पे एक्चुअली चुनाव लड़े। एक तो कांग्रेस को जो केसीआर का 48% वोट है, 47% वोट है जो उनको 2018 मिली थी, उनको उसको कम करना है। और दूसरा उनको ये भी देखना था कि बीजेपी ना बढ़े, बीजेपी लगातार वहां बढ़ती जा रही थी। फिलहाल कांग्रेस ने वहां पे ये किया है कि चूंकि देखिए कर्नाटक तेलंगाना का आप यदि सोशल बैकग्राउंड देखेंगे, पूरे तेलंगाना में 13% मुस्लिम वोट है, लेकिन आप अर्बन तेलंगाना को देखेंगे तो वहां पे 25% मुस्लिम वोट है। जब प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही कि केसीआर एनडीए में आना चाहते थे, उसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंटीमेंट केसीआर के विरुद्ध पड़ा है, और वो जो एक अल्पसंख्यक वोट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। प्रधानमंत्री की कैंपेन का आप कह रहे हैं फायदा कांग्रेस को होगा, कांग्रेस को उसका फायदा हो रहा है, जिसके वजह से देखिए कि 2-3 सीटें तो अभी जीतती हुई दिख रही है इस रीजन में, लेकिन आने वाले में देखेंगे हो सकता है कांग्रेस थोड़ा और बेहतर पोजीशन में इस रीजन, वो अगले रीजन पर हम आते हैं तब हम देखेंगे। आपने क्योंकि बात की कि तेलंगाना में फ्री बी पॉलिटिक्स बहुत चलती है, तो मैं आपको बताता हूं केसीआर साहब क्या क्या देते हैं अपने राज्य को सरकार के माध्यम से और क्या क्या देने का वादा कर रहे हैं। जो नई स्कीम्स वो कह रहे हैं हम लाएंगे, उसमें 5 लाख रुपए का कवर जो 93 लाख लोगों को मिलेगा। इसके अलावा केसीआर आरोग्य रक्षा ये किस्म की हेल्थ स्कीम होगी, 15 लाख रुपए इसमें सबको मिलेगा। 400 रुपए का सिलेंडर सबको मिलेगा। 3000 रुपए जो है सौभाग्य लक्ष्मी स्कीम के तहत हर महिला को देने की बात की जा रही है। इसके अलावा बीपीएल फैमिलीज के लिए अन्नपूर्णा स्कीम है, अनाथ बच्चों के लिए अलग स्कीम है। इसके अलावा 1 लाख रुपए और 2 BHK यूनिट्स हैदराबाद में दिए जाएंगे, उसकी एक स्कीम निकाली गई है। इसके अलावा जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है जिसमें 6000 रुपया दिया जाता है किसानों को साल का, वो ऑलरेडी 10,000 रुपया दे रहे हैं वहां पर। तो मतलब सेंटर का तो अलग है, जो है वो अपनी तरफ से 10,000 रुपया देते हैं किसानों को साल में, और उसको बढ़ा करके 16,000 रुपया वो करने वाले हैं। तो ये उनकी वो स्कीम्स हैं जो बड़ी पॉपुलर स्कीम्स हैं, और इसीलिए माना जाता है कि केसीआर को हिला पाना वहां पर बहुत मुश्किल काम होगा। कोई भी पार्टी उनको चुनौती देती है, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी। राहुल जी ने तो वो, मैं कहूं आपने जो वो एजिटेशन जो चल रहा था तेलंगाना का, उस फेज से अगर आप रिकॉल करें आज तेलंगाना के लिए केसीआर के मायने क्या हैं और क्या वो आज इन 8-10 वर्षों में कुछ बदला है? देखिए 2009 में जो एजिटेशन हुआ उसमें साफ है कि केसीआर ने अपने आप को इस तरह से वहाँ पर जमा लिया कि वही जो हैं उन्होंने ही तेलंगाना बनाया है और उन्हीं के कारण तेलंगाना बना है, जिसका फ़ायदा उनको 2 पिछले चुनावों में हुआ है। ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उनके प्रति सेंटिमेंट है और उनके प्रति लोगों का रुझान है। लेकिन 2 टर्म उनके हुए हैं। 2 टर्म के बाद अगर हम पिछले कुछ चुनावों को देखें, अगर हम लोकसभा चुनावों को देखें तो बीजेपी ने बढ़त हासिल 4 उनको सीटें मिली 2019 में। उसके बाद अगर हम देखें बाई इलेक्शंस देखें तो बीजेपी ने अच्छा किया बाई इलेक्शंस में। और उससे आगे अगर हम जाएं तो हम, जैसे कि मेरे सहयोगी भी बोल रहे थे कि जो ग्रेटर हैदराबाद का इलाका है उसमें जितने भी म्यूनसिपल इलेक्शन हुए या बाकी हुए उसमें भी बीजेपी ने अच्छा किया। लेकिन बीजेपी का प्लॉट तब चला गया जब बंदी संजय कुमार और इटाला राजेंद्र जो है तेलंगाना केसीआर की पार्टी से आए थे और उनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। अच्छा। वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि, और जो बाकी भी बाहर की पार्टियों से बीजेपी में आए थे, वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि वहां पे उनको अध्यक्ष बदलना पड़ा बीजेपी को, और वो प्लॉट जो है बीजेपी का पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। अब बीजेपी का जो स्ट्रैटेजी लगती है वो बड़ी अजीब स्ट्रैटेजी है। वो ये स्ट्रैटेजी है कि हम जो है हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद की आसपास की सीटों पर जो है पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करेंगे, लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि अगर हम नहीं बनेंगे तो हम कांग्रेस को भी नहीं बनने देंगे। तो ये अजीब सी स्ट्रैटेजी लेके बीजेपी जो है वो तेलंगाना के चुनावों में, मतलब बीजेपी चाहेगी कि हर सूरत में हम बेहतर नहीं कर पा रहे हैं तो केसीआर मुख्यमंत्री बने रहें, कांग्रेस की सरकार नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रैटेजी उनकी दिखाई देती है। चलिए ठीक है। अच्छा, मैं अगला रीजन जो है आपके सामने रख रहा हूं, उसके बाद बातचीत और हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब हम बात करते हैं, हमने ग्रेटर हैदराबाद की बात की है, अब हम आपके सामने लोअर तेलंगाना की 42 सीटें हैं, ये भी रखने जा रहे हैं। बड़ा राज्य है, बड़ा क्षेत्र है, 42 सीटें लोअर तेलंगाना। यहां जहीराबाद, इसके अलावा नालगोंडा, नगर कुरनूल, महबूब नगर, ये जिले सब आते हैं इसके अंदर। 42 सीट्स, 42 सीटों वाला ये क्षेत्र है। यहां पर आप देखिए बीआरएस जो है
वो लोअर तेलंगाना की 42 सीटों में से 30 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। लायंस शेयर मतलब आप समझिए 42 में से 30 सीटें अकेली बीआरएस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और ये 6 सीटें कम है, पिछली बार 36 सीटें थी। इसके अलावा बीजेपी की बात करें, इस रीजन में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल रहा है। इतना बड़ा इलाका 42 सीटों वाला बीजेपी लेकिन यहां पर बिल्कुल परफॉर्म करती हुई दिखाई नहीं दे रही, जबकि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ यहां ऊंचा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 सीटें 2018 से ज्यादा उसे मिल रही हैं, टोटल 12 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई देती हैं। एआईएमआईएम का यहां पर कोई दखल नहीं दिखाई दे रहा, अदर्स का कोई दखल नहीं दिखाई दे रहा। तो ये फाइट सीधी यहां पर बीआरएस बनाम कांग्रेस पार्टी की है, जिसमें बीआरएस 6 सीटें खोती है और वो 6 की 6 सीटें कांग्रेस पार्टी की तरफ ऐड हो जाती हैं। अब टैली जो है उस पर नजर डालिएगा, ये टैली अपडेट होगी। 28 सीटें मैंने आपको ग्रेटर हैदराबाद की बताई थी, अब इसमें लोअर तेलंगाना की भी सीटें जुड़ जाएंगी 42, तो 70 सीटों का ट्रेंड आपके सामने 119 में से, जिसमें 43 पर आपको बीआरएस यानी केसीआर की पार्टी दिखाई दे रही है, कांग्रेस 17 पर नंबर 2 पर, बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीतती हुई दिखाई देती है हमें 119 में से 70 सीटों के सर्वे के बाद। एआईएमआईएम 7, चौथे नंबर की पार्टी। बीजेपी क्या बनेगी तेलंगाना में, अभी तक ऐसे ही आसार हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फाइट बीआरएस और कांग्रेस के बीच में, लेकिन बीआरएस काफी आगे दिखाई दे रही है। क्या कांग्रेस ये गैप फिल कर सकती है जिस चैलेंजर की हम लोग बात लगातार कर रहे थे? क्या कांग्रेस पार्टी उस भूमिका में मजबूती के साथ हमें खड़ी दिखाई देगी? किंगशुक नाग साहब के पास जाना चाहते हैं, कोशिश हो रही थी उनसे संपर्क करने की। सर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। नमस्कार सर। देखिए सर, हम अभी तक पोल बता रहा है 70 सीटें हमने दिखाई हैं ओपिनियन पोल की, बीआरएस 43, कांग्रेस 17। क्या केसीआर का सिक्का तीसरी बार भी चलेगा? वैसे ही लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस पे लोगों का इतनी बिलीफ नहीं है, तो पीपल जो परेशान भी है केसीआर के से, वो सोचे तो किसको वोट दे। लोग जब रूलिंग पार्टी को वोट नहीं देना चाहते तो अपोजिशन को वोट देना चाहते हैं, पर यहाँ अपोजिशन बीजेपी तो है नहीं, क्योंकि बीजेपी तो नॉर्थ इंडियन पार्टी है, इनका तो कोई जोर ही नहीं है साउथ इंडिया में, तो दे आर फोर्स टू वोट फॉर कांग्रेस। इसका ग्राफ ऑन इट्स ओन ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा डिवीजन हो जाता है वोट, तो टीआरएस वाले को काफी लोग को वोट देंगे फिर से और कांग्रेस को कुछ वोट मिलेंगे। इसलिए लगता है कि टीआरएस ही आगे रहेगी, उसके पीछे कांग्रेस रहेगा और बीजेपी उससे बहुत ही कम पीछे रहेगा। हालांकि बीजेपी नेशनल पार्टी है, पर साउथ इंडिया में कोई जोर नहीं है बीजेपी का। ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि बीजेपी इज ऑल इंडिया पार्टी, टेक्निकली ऑल इंडिया पार्टी है, रूलिंग फ्रॉम दिल्ली, बट इट डज नॉट हैव एनी स्ट्रेंथ इन साउथ इंडिया। तो ये एक सोचने वाली बात है। तो अगर आप अपोजिशन को वोट भी देना चाहते हो तो किसको देंगे? कांग्रेस को ही देना पड़ेगा। और उसी पर आप कह रहे हैं कि तेलंगाना के लोगों के लिए वो बीजेपी से रिलेट नहीं करते, बीजेपी को अपनी पार्टी मानते नहीं है, अपने इलाके की पार्टी। कांग्रेस पार्टी को मजबूरी में वोट देते हैं कि कोई और अपोजिशन पार्टी है नहीं, तो वहां पर ले दे के अगर कुछ है तो वो केसीआर और बीआरएस। हाँ, करेक्ट। यस 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 यस। बट सर, कांग्रेस पार्टी ने तो इस बार बहुत जोर लगाया और बड़ी शानदार रैलियां हुई, बड़ी बड़ी रैलियां हुई। सोनिया गांधी भी गई, उन्होंने बड़ी इमोशनल अपील की कि मेरी दिल की ख्वाहिश है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार बने। हम थे केंद्र में जब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था, और राहुल गांधी बड़े एक्साइटेड हैं, उनको वो तो कह रहे हैं, डिक्लेयर कर चुके हैं कि तेलंगाना हम जीत रहे हैं। नहीं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, परंतु वो क्योंकि उनकी इमेज इतनी अच्छी नहीं है ना, कांग्रेस पार्टी की इमेज इतनी अच्छी नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो एक जमाने में तो एज यू नो इट वाज द रूलिंग पार्टी ऑफ द कंट्री, परंतु वो तो पीछे गिरती गई है। और जब तेलंगाना बना भी था वो टीआरएस के साथ थे, फिर टीआरएस उनसे आगे निकल गई। तो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पे लोगों का इतना संपर्क नहीं है जी, और इतना सोचते, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी भी। अच्छा सर, तो ये और बता दें हमको, केसीआर के कौन से वो मजबूत बातें हैं उनकी जिससे लोग रिलेट करते हैं उनसे? आज भी केसीआर अगर लोगों की पहली पसंद है, अभी तक तो लगता है, तो क्यों? लोगों की पहली पसंद इसलिए है कि वो एक फर्स्ट लीडर थे जो लोकल बातों को लेकर चढ़े थे, और स्टेट बना था तो उन्होंने उसका क्रेडिट भी ले लिया था। परंतु जरूरी, पर वो तो 10 साल पहले स्टेट बना था ना, 10 साल में क्या क्या किया उन्होंने, इस लोगों को लगता प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑपोजिशन पार्टीज आने लग जाती है ना, तो ये बात है।
जी सर। तो उसमें लगता नहीं कि टीआरएस पार्टी बहुत आगे चलेगी, परंतु कोई पार्टी नहीं है तो लोग टीआरएस को ही वोट देंगे। पर आपकी बातों से लगता है कि विकल्प नहीं है वहां पर केसीआर का। ठीक है सर, देखिए सवाल हमारे इस सर्वे में भी था कि आखिर आपके मुख्यमंत्री का काम आपको कैसा लगा, और वहां तो पिछले 9 साल से मुख्यमंत्री हैं केसीआर, तो केसीआर साहब का कामकाज कैसा लगा लोगों को, इसका सर्वे में क्या जवाब आया वो आपको हम दिखाते हैं। 45% लोगों ने कहा शानदार काम है। शानदार काम कहने वाले 45% लोग हैं। 15% लोगों ने कहा औसत एवरेज काम किया केसीआर ने 9-10 वर्षों के अंदर। 40% लोग कहते हैं खराब काम है। तो आप देखिए अगर 45 और 15 को जोड़ लें, जो बहुत अच्छा मानते हैं या औसत मानते हैं, तो ये 60% है। 60% लोग अगर आपके काम से खुश हैं या ऐसे कह लें नाराज नहीं है कम से कम, तो जाहिर बात है कि फिर किसी भी मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ा नंबर है ये। अब जो बातें किंगशुक नाग साहब ने कही वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, हमें उस पर बात करनी चाहिए। यहाँ दिल्ली में हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कांग्रेस क्या करेगी, बीजेपी कैसा करेगी, वो कह रहे हैं कांग्रेस मजबूरी है और बीजेपी तो है ही नहीं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आखिर केसीआर के खिलाफ क्या है, ये बात भी हमें समझनी चाहिए। बिल्कुल। केसीआर के खिलाफ ये है कि वो लोगों से मिलते ही नहीं है। केसीआर लोगों से बिल्कुल नहीं मिलते हैं। दूसरा उनके खिलाफ है परिवारवाद, तीसरा है करप्शन। ये सारे इशू हैं जो कि उनकी पार्टी सरकार कैसे चलाते हैं अगर मिलते ही नहीं लोगों से, दफ्तर जाते हैं। अब ये जो भी है वो मिलते नहीं है। ये उनके बारे में बता रहे थे कि ये तो सेक्रेटेरिएट भी नहीं जाते। सब लोगों का ये जो है कि वो आम लोगों से नहीं मिलते हैं, ये उनके खिलाफ जो है बात जाती है। दूसरी बात जाती है वो परिवार के लोगों को पार्टी में टिकट देना, परिवार की बेटे मंत्री हैं केटीआर, ये सब बेटी सांसद है, 2-3 बातें हैं जो उनके खिलाफ जाती हैं। अदरवाइज अगर हम जैसा कि हमने इस में बात की कि वो बहुत सारी लोगों के लिए स्कीम्स लाते हैं, वो पिछड़ी जातियों के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो उसके कारण उनके जो लोग हैं उनसे खुश हैं। नहीं सर, मेरे लिए जो किंगशुक नाग साहब ने कहा, जो बातें वो बता रहे हैं, और क्या वो अगर हमें आगे सर्वे में वो रिफ्लेक्ट होती हैं, सच होती हैं, तो फिर तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि ये बड़ी बड़ी रैलियां जो होती हैं, कांग्रेस पार्टी की बहुत शानदार रैलियां हुई, बीजेपी भी वहां सभा करती है तो बहुत भीड़ आती है। तो ये भीड़ केवल क्या बस सुनने के लिए नेता को कभी आ जाती है बस, उसके अलावा और कुछ नहीं, या भीड़ इकट्ठा करना अब कोई बड़ा काम रह नहीं गया है। तो इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। अब की बार किसकी सरकार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल, और आज हम बात कर रहे हैं तेलंगाना की और साथ में छत्तीसगढ़ की। थोड़ी देर के बाद 6 बजे आप छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल देखेंगे। फिलहाल हम तेलंगाना के ओपिनियन पोल में दो अलग अलग हिस्सों की बात कर चुके हैं तेलंगाना के। एक हिस्सा बाकी है अपर तेलंगाना, जिससे तय होगा कि क्या केसीआर हैट्रिक लगा पा रहे हैं इस बार तेलंगाना के चुनाव में या नहीं। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जो हमने जनता से पूछे थे इस सर्वे में, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। केसीआर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप, इसको लेकर लोगों का नजरिया क्या है? क्योंकि विपक्ष, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो, दोनों कह चुके हैं कि ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है, केसीआर भ्रष्टाचारी हैं। 44% लोगों को लगता है कि आरोप बड़े गंभीर हैं और ये विपक्ष के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। लेकिन इनका विपक्ष कितना फायदा उठाएगा ये सर्वे बताएगा। 44% लोगों को मानता है कि इन आरोपों में दम है। 45% लोग मानते हैं ये बिल्कुल बेअसर आरोप है, इन आरोपों में कोई दम नहीं है। 11% की इन पर कोई राय नहीं है। केसीआर के ऊपर जो दूसरा बड़ा इल्जाम लगाया जाता है उनके राजनीतिक विरोधियों की तरफ से, वो है परिवारवाद का आरोप। उनके बेटे केटीआर, बहुत से लोग कहते हैं वही सरकार चलाते हैं, उनकी बेटी हैं वो सांसद हैं कविता। तो परिवारवाद के आरोप जो हैं वो कितने सही हैं या कितना डैमेज करेंगे? 48% लोगों को लगता है ये आरोप बिल्कुल ठीक है और इसका नुकसान होगा केसीआर को। 42% लोग मानते हैं कि केसीआर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कम से कम चुनावों में या लोगों के बीच छवि में केसीआर को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरने का दम विपक्ष के पास नहीं दिखाई देता। तो इन दोनों आरोपों पर आपने देखा ये इशू तो है लोगों की नजर में, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा डेंट केसीआर को पड़ेगा ऐसा लोगों की राय से सामने नहीं आता। अब ओवैसी साहब हैं, हमने ग्रेटर हैदराबाद की बात की थी। ओवैसी साहब अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। बहुत लोग मानते हैं उनके बयान भड़काऊ होते हैं, पोलराइज करने वाले होते हैं। तो अगर ऐसे बयान हैं तो इसका फायदा किसको पहुंचता है? 30% लोगों को लगता है कि ओवैसी जो बोलते हैं इसका बीजेपी फायदा उठाती है। 32% लोगों को लगता है कि इसका फायदा बीआरएस यानी केसीआर को होता है। वैसे ये दोनों दल जो हैं ये एलाइज हैं एक दूसरे के। 26% लोगों को लगता है कि केसीआर को लाभ मिलता है जब भी ओवैसी साहब कोई तीखी बात बोलते हैं। अब बहुत केसीआर ओवैसी साहब के ऊपर तो यूं ही ए टीम, बी टीम, सी टीम, तमाम तरीके के इल्ज़ाम लगते हैं। वो खुद भी कहते हैं कि जिसको जो कहना है वो कहते रहें।
लेकिन इस पोलराइजेशन वाले फैक्टर का भी आप देखिए तो किसी खास विपक्षी दल को फायदा होता हुआ नहीं दिखाई देता। कम से कम बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा इन दो क्षेत्रों में जिनकी हमने बात की उसमें तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपके सामने तीसरे क्षेत्र का डेटा बस रखने जा रहा हूं। उससे पहले एक दो सवाल, हमारे साथ यहां पर बड़ी इंफॉर्म्ड ऑडियंस मौजूद है, यंगस्टर्स हैं, इनके पास अपने सवाल हैं। कौन कौन आप में सवाल पूछना चाहता है, जरा हाथ खड़े कीजिए। लीजिए आप पूछिए, पहले पूछिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि तेलंगाना सरकार जो है 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में जो पब्लिक डेट है इस स्टेट के वो पहुंच जाएंगे 3.57 लाख करोड़ तक के, और इस अभी तक तेलंगाना सरकार ने इस चीज़ को लेके कुछ नहीं करा है। क्या आपको लगता है कि उसने मतलब जो अपकमिंग सरकारें हैं, जो बीजेपी कांग्रेस सब लड़ रहे हैं, क्या इन लोगों को कैंपेन में सिर्फ फ्रीबीज बांटे जाएंगे कि डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ भी आएंगी? और तेलंगाना सरकार इस चीज़ पे अब तक इसने कुछ क्यों नहीं करा और पब्लिक क्यों नहीं पूछती है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, फिगर्स के साथ आपने सवाल पूछा। 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा तेलंगाना की सरकार पर है, और तेलंगाना की सरकार क्यों, बहुत सारी सरकारों पर लाखों करोड़ के कर्जे चल रहे हैं, ये चुकाने भी होंगे। और ये क्या मुफ्त की राजनीति की वजह है ये इतना कर्जा जो चढ़ा हुआ है? नहीं, मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, और देश के नौजवान अगर ऐसे पूछेंगे तो अच्छा होगा, नेताओं पर दबाव बनेगा। लेकिन अभी प्रियंका जी कहती हैं कि ये क्यों नहीं फ्री में दे देते, क्या दिक्कत है, अपने उद्योगपति मित्रों को दे देते हो, तो हमें अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हाँ, बात तो ठीक कह रही भाई, क्यों इनको करोड़ों का कर्जा मिलता है, इनको कुछ दे दो। अभी जो 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है, अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कल के अखबारों में एक बयान है, और मुझे लगता है कि आप सबको उसे पढ़ना जरूर चाहिए। वो कह रही हैं कि हम ये कोशिश हमारी सरकार की रहेगी कि हम जब सरकार छोड़ते हैं कोई तो कैसे जाते हैं वो जनता याद करे, यानी आने वाली पीढ़ी के ऊपर कर्ज नहीं हो। अब सरकार अगर ऐसे सोचे कि आने वाली पीढ़ी पर कर्ज नहीं हो तो उसे क्या करना पड़ता है, जिसको हम लोग जो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे, फिस्कल डेफिसिट यानी वित्तीय घाटा वो कम करना पड़ता है। अब ये जितनी सरकारें फ्रीबीज का काम कर रही हैं उनके पास उसका कोई बजट एलोकेशन नहीं होता। अब बिना बजट एलोकेशन को तो हो नहीं सकता, यानी कहीं का पैसा आप मारेंगे कहीं ले जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद सरकार तो केसीआर की बनती दिख रही। मतलब जनता अंत में ये फ्री वाले मामले में तो दक्षिण के राज्य लगता है उत्तर से काफी आगे है, बहुत आगे, शुरुआत ही वहीं से, शुरुआत वहीं से। इसमें एक दिक्कत और है, जैसे अब साथी का राज्य है कर्नाटक, वहाँ पर जो उद्योगपति हैं और जो बिजनेसमैन हैं वो आजकल ये विरोध कर रहे हैं कि आप जो है बहुत ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करने के लिए डंडा चला रहे हैं, कि आप इतना ज़्यादा उसको जो है टफ कर दे रहे हैं कि हमारे लिए बहुत दिक्कतें हैं। तो ये जो है ना एक साइकिल है, जो सरकारें जो है फ्रीबीज देती हैं उसके साथ जनता खुश हो जाती है, और सरकार को अपना जो रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए जो है अपना नेचुरली जो कहीं से तो पैसा लाना ही, कहीं से पैसा लाना है, ये एक तरह का दूसरे पर डंडा चलाएगी। ठीक, एक सवाल और फिर मैं डेटा रखूंगा आगे। जी एक मिनट, इधर से कोई है, लो आप पूछिए। सर, कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया, लेकिन कांग्रेस जनता की भावनाओं तक नहीं मतलब पहुंचा पा रही अपने मैसेज। क्यों कांग्रेस 4-5 सीटों तक ही सिमट के रह जाती है तेलंगाना? मैं आपका सवाल किंगशुक नाग साहब के पास ले जाता हूं। सर, यहां एक स्टूडेंट का सवाल है, यंगस्टर का, जिस केंद्र में कांग्रेस थी, जिसने स्टेट बनाया तेलंगाना, वो ये तीसरे चौथे नंबर की पार्टी क्यों बन जाती है? इसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि कांग्रेस पार्टी में इतना जोर नहीं है, तो वो पार्टी को होल्ड नहीं कर सकती और वो अपने गोल्स को फॉरवर्ड नहीं कर पा रही। तो ये मेन रीजन है कि कांग्रेस पार्टी इज नॉट वेरी सक्सेसफुल। तो जब तेलंगाना बना था तब कांग्रेस और टीआरएस ने एक साथ मिलकर बनाया था, परंतु इलेक्शन जैसे ही बन गया तेलंगाना, टीआरएस ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया, तो कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर पाई, तो इसलिए वो पीछे हो गए। ये कारण है, एक मेजर कारण है कि कांग्रेस पार्टी। दूसरा पार्ट क्या था आपका क्वेश्चन का? सर, यही समझना चाह रही हैं वो कि इसका श्रेय कांग्रेस को क्यों नहीं वहां की जनता देती? क्योंकि श्रेय तो उस पार्टी को दे सकती है जो पार्टी हो। लोग तो देखते हैं कांग्रेस टूट रहा है तो उसको श्रेय कैसे दे, यही प्रॉब्लम है। सो इट इज नॉट अ पार्टी एट ऑल। जब तेलंगाना बना था तब तो कांग्रेस पार्टी थी टीआरएस के साथ, परंतु बाद में कांग्रेस ने छोड़ दिया टीआरएस को, या टीआरएस ने कांग्रेस को छोड़ दिया, तो कांग्रेस पार्टी तो कुछ है ही नहीं, तो उसको श्रेय कैसे दे? राइट। और दूसरा ये है कि जो बीजेपी है, बीजेपी इज ऑल्सो नॉट वेरी स्ट्रांग इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये बात है। तो खाली रह गए केसीआर
तो केसीआर वैसे 10 साल है पार्टी पावर में, परंतु एंटी इनकम्बेंस इफेक्ट तो हो रहा है, तो ये बात है जी। तो वो अब दिख रहा है साहब, कांग्रेस हो या बीजेपी, ये दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही है। सर मैं अपर तेलंगाना का भी डेटा सामने रख देता हूं, उसके बाद ये तेलंगाना की तस्वीर हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। केसीआर की हैट्रिक या फिर कांग्रेस पार्टी कोई करिश्मा करती है इस बार तेलंगाना में। आपके सामने अपर तेलंगाना की 49 सीटें जो हैं वो आने जा रही हैं। अब क्या कहता है हमारा सर्वे, हमारा ओपिनियन पोल। ये वो इलाका है जहां आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, वारंगल, महबूबनगर, खम्मम, पेड्डापल्ली ये सारे जिले आते हैं और ये 49 सीटें हैं इस रीजन के अंदर। देखिए कि यहां पर क्या हुआ 2018 में और इस बार क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। 18 में यह इलाका पूरी तरह केसीआर के रंग में रंगा था। 2019 में बीजेपी ने आदिलाबाद, निजामाबाद और करीमनगर की लोकसभा सीटें जीती थी और उस वक्त लगा था कि तेलंगाना में एक बड़ा उलटफेर होगा, उसकी शुरुआत हुई है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है आज 2023 पे पहुंचते पहुंचते? आपके सामने डेटा आने जा रहा है। अब 49 सीटों वाला अपर तेलंगाना, बीआरएस यहां 27 सीटें जीत सकती है। ये 8 सीटों का नुकसान होगा 2018 से। बीजेपी को 4 सीटों का फायदा, और पिछली बार एक भी सीट नहीं थी, इस बार 4 सीटें बीजेपी यहां से निकाल सकती है। कांग्रेस को 7 सीटों का मुनाफा इस रीजन में हो सकता है, 17 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। एआईएमआईएम 0, अन्य 1। और टैली आपके सामने। अब हमारा जो ओपिनियन पोल है उसकी पूरी ओवरऑल 119 सीटों का आंकड़ा आ चुका है। बीआरएस 70 सीटों के साथ एक मेजॉरिटी सरकार एक बार फिर बनाने में कामयाब होगी। हमें आज के हालात में ऐसा लगता है। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक 70 सीटें जीतकर केसीआर तीसरी बार एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जीत की हैट्रिक लगा सकती है केसीआर की पार्टी। आप बात कीजिए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का ग्राफ काफी उठता हुआ दिखाई दिया। 34 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। ये 15 सीटें ज्यादा हैं पिछली बार से। प्रमुख चुनौती कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही मिल रही है केसीआर को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जैसी अपेक्षा राहुल गांधी या सोनिया गांधी करते हैं, उन्होंने तो डिक्लेयर किया है कि उन्होंने कहा भूलिएगा मत कि हम जीतने जा रहे हैं, लिख कर रख लीजिए। वैसा कुछ नहीं हो रहा तेलंगाना में। अभी भी बड़े मजबूत हैं केसीआर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन सबसे ज्यादा निराशाजनक है तेलंगाना के अंदर। एक बार 4 सीटें जीतकर लोकसभा की बीजेपी ने जो स्पार्क दिखाया, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नंबर 2 पार्टी बनकर जो लगा बीजेपी का ग्राफ उठने वाला है। विधानसभा चुनाव आते आते बीजेपी का जिसे कहते हैं स्टीम पूरी तरीके से निकल गई। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कहीं खड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही है। वो आपको दिखाई देगा कि आप देखिए एआईएमआईएम की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और बीजेपी दोनों का ग्राफ बराबर आपको दिखाई दे रहा है। 7 बीजेपी 7 एमआईएम। लेकिन बड़ी खबर तेलंगाना से, तेलंगाना में एक बार फिर केसीआर सरकार बना सकते हैं और आसानी से सरकार बना सकते हैं। मेजॉरिटी की सरकार उनकी बनेगी। वोट शेयर में आपको दिखा दूं, बीआरएस का वोट शेयर 43%, कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 37%, 37% वोट। बीआरएस 43%, कांग्रेस 37%, बीजेपी 11% वोट, एआईएमआईएम को 3% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य को 6। तो आप गैप भी अगर देखें नंबर 1 नंबर 2 पार्टी के अंदर, तो 6% का गैप है। यानी टीआरएस के बीआरएस के बीच में और कांग्रेस पार्टी के बीच में 6% का मार्जिन, काफी बड़ा मार्जिन होता है चुनावों के अंदर। वो आपको सीटों के अंदर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी कुछ सभाओं से कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया हो, सब अंदाजे गलत। एक बार फिर तेलंगाना के किंग केसीआर ही साबित हो रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है सौरभ जी 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। ये जो सर्वे है इसके बाद, इसको देखने के बाद वो बातें और महत्वपूर्ण हो जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी में तेलंगाना में वो ऐतिहासिक गलती करती हुई दिख रही है। अब कोई पार्टी कहेगी नहीं कि हम गलती करते हैं, जिसको कांग्रेस अक्सर करती थी। कांग्रेस पार्टी अक्सर अपने उन राज्यों में जहां उसको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ मजबूत ना हो जाए, तो उसके लिए क्षेत्रीय दलों को मजबूत होते हुए देखना चाहती थी, खुद थोड़ा सा पांव पीछे खींच लेती थी। तेलंगाना कोई भारतीय जनता पार्टी का राज्य नहीं रहा, लेकिन हैदराबाद होने की वजह से, और जिसको हम कहते हैं एक वैक्यूम था नेशनल पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का ना होना ये देश के किसी हिस्से में, भले ही हर कोई कहे कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का कुछ होता नहीं कर्नाटक के अलावा, लेकिन होता है। एक नेशनल एस्पिरेशन हर जगह के वोटर की होती है। एक बड़ा वर्ग होता है जिसको आप 10% से लेकर 30% तक का वोटर कहते हैं, लेकिन वो जब दिखता नहीं कोई ना, तो विकल्पहीनता में वो वोटर सटक जाता है। और यहां पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने निराश किया है। ऐसे आप कहेंगे तो 4 सांसद, 2 विधायक वाली पार्टी, उसको 7 विधायक हो गए तो उसको तो मजा आ गया। एक तरह से कहें तो 3 गुना बड़ी पार्टी हो गई। लेकिन आप सोचिए जरा, जिस जगह पे उसके 3 सांसद हैं,
क्या उसको 18-15 विधायक भी जीतने में मुश्किल है? जिस जगह पे उसका एक सांसद है वहां उसको 5 या 6 सीटें जीतने में मुश्किल है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि कोई भी ग्राउंड होल्ड करने की स्थिति नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के जो भी तेलंगाना के रणनीतिकार हैं, बेहद खराब होना चाहिए, उनकी बुक में रेड मार्क लगना चाहिए। और यहां क्या ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने चुनाव छोड़ दिया? क्या ऐसा लग रहा है? ये दिख रहा है। जैसे उदाहरण के लिए अभी हम लोग बात कर रहे थे, आपने राहुल जी से वो सवाल पूछा कि गलत मतलब बुरा क्या है। इतना परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़े निशाने पर तो केसीआर हो सकते थे, क्यों हमला नहीं किया गया? के कविता का नाम शराब घोटाले में आता है, ईडी जाती है, कई लोग पार्टी से जुड़े हुए उसमें से 1 या 2 तो गिरफ्तार भी हुए, क्यों उसके आगे बात नहीं बढ़ी? और जिस परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर भारतीय जनता पार्टी जिसको कहते हैं कि कोई कुछ कसर नहीं छोड़ती, वहां वो क्यों रह जा रही है? और इसमें जो सबसे मुझे महत्वपूर्ण दिखता है कि क्या दक्षिण के राज्यों में, जिसको हम कहते हैं कि वहां के लोगों से वहां का स्थानीय नेता, स्थानीय नीति, स्थानीय कार्यक्रम, उसमें भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत चूक रही है। यही वजह है कि तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश, उनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं। बीजेपी के लिए वाकई बहुत निराशाजनक है। जीतना छोड़िए, आप चैलेंजर भी नहीं बन पा रहे हैं सज्जन तेलंगाना के अंदर। देखिए, इसमें अगर हम देखें तो कांग्रेस की स्थिति जो अभी तक खराब रही है, अगर नेचुरली आप देखें तो 2018 में कांग्रेस ने एक गलती की। एक तो उसे श्रेय मिलना चाहिए था तेलंगाना बनाने का, वो मिला नहीं। और एकमात्र पार्टी जो तेलंगाना के फॉर्मेशन के विरोध में खुल के थी वो थी टीडीपी। 2018 में आपने क्या किया कि तेलुगु देशम पार्टी के साथ अलायंस कर लिया और चुनाव लड़ा। तो उससे क्या हुआ कि जो कांग्रेस का अपना सपोर्ट बेस था उसमें भी नाराजगी आई। तो आप देखें कि 29 और 3 32% वोट जो है कांग्रेस का उससे ज्यादा होना चाहिए था। और उसका कारण यह हुआ कि वो नाराज जो तबका जो कांग्रेस का वोटर होता 2018 में, चूंकि टीडीपी की इमेज, चंद्रबाबू नायडू की इमेज तेलंगाना विरोधी इमेज है और उसका नुकसान कांग्रेस को मिला। इस बार क्या है कि आप देखिए 2 चीजें हो रही हैं। एक कि कांग्रेस सीधा लड़ाई लड़ रही है, उसमें टीडीपी के साथ कुछ नहीं है। दूसरा, आंध्र प्रदेश में जो जगन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की जो झगड़ा है उसमें यह भी संकेत आ रहा है कि बीजेपी चंद्रबाबू नायडू को लेकर थोड़ी सॉफ्ट है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी का जो बी टीम का आरोप ओवैसी पे है, वो कहीं ना कहीं मोदी जी ने जब कहा कि केसीआर शामिल होना चाहते थे बीजेपी में, तो मुस्लिम्स में यह संकेत गया कि ओवैसी और केसीआर जो कुछ भी हो वो बिल्कुल बीजेपी विरोधी प्लैंक में कांग्रेस से आगे नहीं है। तो हैदराबाद रीजन में तो मुस्लिम्स का वोट का कंसोलिडेशन हो जाएगा ओवैसी के कारण, लेकिन बाकी जगह मुस्लिम वोट भी नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज, जहां पे ओबीसी 50% से ज्यादा है बैकवर्ड कास्ट, वहां पे आपने एक बैकवर्ड कास्ट प्रेसिडेंट बंदी संजय कुमार को हटा के एक रेड्डी कैंडिडेट को बना दिया। तो ओबीसी फैक्टर में कांग्रेस जहां नैरेटिव ला रही है, आप उसको भी छोड़ रहे हैं। तो कारण यह है कि 18 की तुलना में कांग्रेस जो है नंबर 2 के लिए ज्यादा फायदे में है, क्योंकि ओबीसी फैक्टर बीजेपी लूज कर रही है, मुस्लिम वोट डिवाइड हो रहा है। सारी वजह आपने बताया, कांग्रेस क्यों ऊपर दिखाई दे रही है और बीजेपी का ग्राफ क्यों एक बार उठने के बाद फिर नीचे आया। एक बार जरा सर्वे में कुछ सवाल था मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के, तो इससे आपको पता चलेगा कि बाकी पार्टियां जो हैं, इनके जनता इनमें अपना कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार देखती भी है क्या, किसी भी नेता को। तो देखिए जरा लोगों के जवाब, जब सवाल आया कि आप मुख्यमंत्री किसको चुनना चाहते हैं, 43% लोग जो हैं वो केसीआर को मानते हैं कि ये अच्छे मुख्यमंत्री हैं, इनके काम से वो संतुष्ट हैं। 43% लोग केसीआर को सीएम देखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के रेवंत रेड्डी काफी पॉपुलर हैं, 30% लोगों की राय में रेवंत रेड्डी अच्छे सीएम साबित हो सकते हैं। और तीसरे नंबर पर कौन है? बंदी संजय कुमार, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। तो बीजेपी के अगर किसी नेता का नाम इस लिस्ट में आपको दिखाई दे रहा है तो वो बंदी संजय कुमार का है। और जो मौजूदा अध्यक्ष हैं वो चौथे नंबर पर हैं 3% के साथ, जी किशन रेड्डी। तो यही आपको बता रहा है कि लोगों की नजर में नेताओं की अहमियत जो है वो कितनी है। तो आप बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। अगले महीने चुनाव में जाने वाला चौथा बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल ने यहां बड़ी मजबूती के साथ 5 साल राज किया है। जैसे आप तुलना कीजिए राजस्थान के साथ, तो बार बार यही बात आती है कि अशोक गहलोत तो अपनी सरकार बचाने में ही लगे रहे, उसी में जुगत लगाते रहे कि सरकार ना गिर जाए। भूपेश बघेल के साथ ऐसी कोई चुनौती, कोई दिक्कत नहीं थी, ना अंदर से ना बाहर से। लेकिन क्या भूपेश बघेल का राज कायम रहेगा, यह इस चुनाव में तय होना है। या 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में कोई परिवर्तन होगा। छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल आपके सामने आने जा रहा है। हमारी ऑडियंस हमारे साथ बनी हुई है, हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, राहुल महाजन जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सज्जन कुमार जी और भावेश जासी से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं।
छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल की हम लोग अब शुरुआत करेंगे। तो अब मैं जरा फिर से आपको पिछले 2 दिनों का जो है बैकग्राउंडर देना चाहता हूं। अभी हमने तेलंगाना की बात की है, लेकिन नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया की बात अगर करें एक नए सिरे से, एमपी से शुरुआत की। एमपी में हमने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी लीड में दिखाई दे रही है, कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी को एज है। हमें लगता है बीजेपी सरकार बना सकती है मध्य प्रदेश के अंदर। पहला ओपिनियन पोल हमने आपको परसों दिखाया था। कल हमने राजस्थान की बात की थी। राजस्थान में अशोक गहलोत ने खूब माहौल बनाया है, पिछले 1 साल में डैमेज कंट्रोल भी खूब किया है, लेकिन इस सब का इतना प्रभाव नहीं पड़ा कि वो अपनी सरकार बचा पाए। हमारा ओपिनियन पोल ये कहता है, हमारा सर्वे कहता है कि आसानी से बीजेपी की सरकार राजस्थान के अंदर बन जाएगी। जो परंपरा रही है सरकार बदलने की, वो कायम रहेगी। इस बार बीजेपी की सरकार राजस्थान में होगी। आज तेलंगाना की बात की, तीसरा ओपिनियन पोल अभी आपने देखा, जहां पर बिल्कुल क्लियर है केसीआर किंग है, केसीआर हैट्रिक लगा रहे हैं, तीसरी बार उनकी सरकार बनेगी और कोई भाई बड़ी चुनौती उनको नहीं मिल पा रही है कांग्रेस पार्टी से और बीजेपी से तो बिल्कुल भी नहीं। नंबर 3 पर, बल्कि नंबर 3 नंबर 4 टाई अप है एआईएमआईएम और बीजेपी में। नंबर 2 पर कांग्रेस पार्टी है जिसके पास ठीक ठाक सीटें हैं, लेकिन नंबर 1 से काफी पीछे नंबर 1 पर केसीआर। इसमें अभी हमें कोई ऐसा कोई सरप्राइज दिखाई नहीं देता। अगले 1 महीने में चुनाव में कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम हो जाए तो कहा नहीं जा सकता। केसीआर के लिए फिलहाल कोई चुनौती नहीं है। अब छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ की ओपिनियन पोल की शुरुआत मैं आपके सामने करने जा रहा हूं नॉर्थ छत्तीसगढ़ से, उत्तर छत्तीसगढ़, जिसे हम कहते हैं सरगुजा वाला इलाका, सरगुजा रीजन। तो वहां से शुरुआत करेंगे। यहां विधानसभा की 14 सीटें हैं, कुल 90 सीट्स हैं छत्तीसगढ़ में, 90 14 सीटें आपके सामने रख रहे हैं, जहां लोकसभा क्षेत्र पड़ते हैं सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा। 2018 में यहां 14 की 14 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थी, बीजेपी का स्कोर था 0। 2023 में अभी अक्टूबर महीने में क्या परिस्थिति बन रही है आपके सामने? नॉर्थ छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल, 14 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें जीत सकती है यहां पर। ये 6 सीटों का फायदा है, जैसा मैंने आपको बताया पिछली बार स्वीप था कांग्रेस का, और कांग्रेस पार्टी को यही 6 सीटों का नुकसान। 8 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, यानी बीजेपी 6 कांग्रेस 8। ये पहला इलाका है नॉर्थ छत्तीसगढ़ का, जहां भारतीय जनता पार्टी अपना ग्राउंड कवर कर रही है 2018 की तुलना में। कांग्रेस पार्टी को यहां पर डेंट कर रही है अच्छा खासा, लेकिन इस रीजन में अभी भी कांग्रेस बड़ी पार्टी बनी हुई है। तो पहला रीजन, इसमें टॉप पर दिखाई दे रही है कांग्रेस, लेकिन पीछे से कम बैक करती हुई दिखाई देती है आपको भारतीय जनता पार्टी। और उत्तर के बाद रुख कर लेते हैं दक्षिण का, इसकी भी बात आपको दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी इलाका, जिसे हम बस्तर क्षेत्र के नाम से जानते हैं, सरगुजा नॉर्थ, बस्तर साउथ। बस्तर और कांकेर को मिलाकर के यहां विधानसभा की कुल 12 सीटें आती हैं। 2018 में कांग्रेस पार्टी का इतना जलवा था कि यहां भी 12 में से 11 सीटें जीती थी कांग्रेस पार्टी ने। सरगुजा में क्या स्थिति बदल रही है, बस्तर में स्थिति बदलेगी या 5 साल पहले वाली स्थिति होगी, ये आइए अब देख लेते हैं क्या ओपिनियन पोल बताता है दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर क्षेत्र की 12 सीटों का हाल। यहां भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीतती दिखाई देती है। ये 3 सीटें अप हैं 2018 से, और इन्हीं 3 सीटों का नुकसान कांग्रेस को है जो 8 सीटें जीत सकती है। पिछली बार इसके पास 11 सीटें थी। तो देखिए 90 में से 26 सीटों का ओपिनियन पोल छत्तीसगढ़ का, 16 पर कांग्रेस, 10 पर भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी के पास एक बढ़त है, चूंकि सीटें ज्यादा नहीं हैं तो इसलिए कम बढ़त भी बड़ी निर्णायक साबित हो जाती है ऐसे राज्यों के चुनाव में। 90 सीटों वाला राज्य है छत्तीसगढ़। कांग्रेस पार्टी यहां बढ़त में दिखाई दे रही है अभी तक, लेकिन जो तीसरा हिस्सा है वो काफी बड़ा है। जो सेंट्रल छत्तीसगढ़ है, जिसमें बिलासपुर, रायपुर राजधानी, जांजगीर, झांपा, राजनांदगांव, ये तमाम इलाके आते हैं, दुर्ग, महासमुंद, और यहां है 64 सीटें। अभी हमने 26 सीटें आपको दिखाई हैं। अगले तीसरे रीजन में जब आएंगे 64 सीटें, वो ये तय करेंगी दरअसल कि क्या भारतीय जनता पार्टी कमबैक कर रही है या भूपेश बघेल एक बार फिर यहां पर सरकार बनाएंगे। लेकिन अभी तक के सर्वे पर आइए अब बात करते हैं। देखिए इन 4-5 राज्यों में ले लें, एक कॉमन थ्रेड है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेतृत्व को उस तरीके से बैक नहीं किया हुआ। मध्य प्रदेश में देख लीजिए शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे, आज उनको टिकट मिला लेकिन उनकी भूमिका पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। तेलंगाना में हमने अभी बड़ी बात की कि बंडी संजय कुमार को क्यों हटाया, जी किशन रेड्डी को क्यों लाए। यहां पर भी डॉक्टर रमन सिंह जिन्होंने 15 साल सरकार चलाई, आपकी कैंपेन का चेहरा नहीं है, आपने लेकिन विधानसभा का टिकट उनको दिया है। ये इसमें कोई स्ट्रैटेजी आपको दिखाई देती है या बीजेपी की दुविधा है? नहीं, देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों एक तरह दिखते हैं, लेकिन तीनों में बड़ा फर्क है। राजस्थान में वसुंधरा राजे पूरे समय लड़ती रहीं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, पार्टी ने, संगठन ने, सब ने तय कर लिया है कि वसुंधरा चेहरा नहीं होगी।
शिवराज सिंह चौहान के साथ पार्टी का एक बड़ा हिस्सा राज्य का हो या केंद्र का पहले भी रहा। केंद्रीय नेतृत्व उनसे पहले बहुत नाराज रहा, बाद में बात बनी और लगा कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। लेकिन यह सच है कि इन दोनों ही राज्यों में अगर कैंपेन थोड़ा चेहरे के साथ होती तो शायद बढ़त होती। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अर्ली मूवर एडवांटेज किया। हर सीट को जिसको कहते हैं ना कि सीट की मैपिंग करना, कहां कौन सी कमजोरी है उसके लिहाज से टिकट जारी किए और इसीलिए वो वहां बढ़त पर दिखते हैं। राजस्थान में एक जनरल सेंटीमेंट है, अशोक गहलोत के 4-4.5 साल के अपने अच्छे इतने काम हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को लाभ देते हैं, जो सचिन पायलट उनका झगड़ा रहा। लेकिन छत्तीसगढ़ सबसे अलग है। छत्तीसगढ़ में शुरुआती दौर में थोड़ा सा आया क्योंकि राहुल गांधी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी थी कि उन्होंने टीएस सिंहदेव को भी 2.5 साल का एक वादा कर दिया था कि भाई तुमको भी चीफ मिनिस्टर बना देंगे। उनको लगा पुराना वाला समय है कि यहां से कहेंगे। लेकिन भूपेश बघेल अड़ के बैठ गए और कांग्रेस पार्टी के लिए वो अच्छा हुआ। अगर टीएस सिंहदेव बने होते तो शायद यहां अभी कांग्रेस पार्टी की वो स्थिति नहीं होती। अब सवाल यह है कि क्या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस स्थिति में कुछ किया? जवाब है शून्य किया। भारतीय जनता पार्टी इतने सांसद, लगभग पूरे सांसद होने के बावजूद कोई रणनीति नहीं, नेता के तौर पर कोई रणनीति नहीं। रमन सिंह किसी धरना प्रदर्शन में नहीं आए, वो गायब से हो गए। अभी उनको लोगों ने तब देखा जब वो एक्स पर वो और भूपेश बघेल थोड़ा लड़ रहे थे, या फिर राजनांदगांव में जब उनका नामांकन के बाद अमित शाह भाषण कर रहे थे। यानी अमित शाह के भाषण के दिन उनको देश ने जाना कि नहीं, रमन सिंह जी अभी हैं लड़ाई में। ऐसे में भूपेश बघेल जैसे नेता के सामने, जो सचमुच मजे हुए नेता हैं, बहुत शानदार नेता हैं, और इतने आरोपों के बावजूद, मैं बताऊं सेंटिमेंट उनके भी खिलाफ बहुत कुछ है, लेकिन जब आप लड़ने के लिए ही तैयार नहीं होंगे तो जनता आपके साथ नहीं आएगी। और इसीलिए देखिए भाजपा को जो थोड़ी बढ़त भी मिलती दिख रही है वो बस इतनी ही है कि थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। लेकिन कांग्रेस को, और अब देखिए ओपिनियन पोल में आगे क्या दिखाई देता है, कितना आगे अभी बढ़ती है तक के आधार पर कह रहा हूं। भूपेश बघेल तो ऐसे कॉन्फिडेंट व्यक्ति हैं, उनका वीडियो आ गया कि वो पार्टी की टिकट स्क्रीनिंग की मीटिंग में बैठकर कैंडी क्रश खेल रहे थे, तो उस पर कैंडी क्रश खेल रहे थे वो वीडियो में, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ऐसा वैसा नहीं खेलता हूं, बहुत अच्छा खेलता हूं और बहुत लेवल पार कर चुका हूं, मुझे बहुत मजा आता है खेलने के, कैंडी क्रश खेलने में। सलाह दे चुके हैं, वो व्यसन छोड़ें, वो बुरी लत है, उससे बाहर निकले, अच्छे मुख्यमंत्री। लेकिन आप देखें कि भूपेश बघेल ने एक, और आप कुछ भी कहें, तेवर के साथ सरकार चलाई है। भूपेश बघेल को के ऊपर भी एजेंसियां नहीं लगी, ऐसा नहीं है, उनके भी इर्द गिर्द सब जगह सबकी जांच, सब पर ईडी सीबीआई सब कुछ हुआ है। लेकिन भूपेश बघेल के ऊपर क्या इसका कुछ अंतर पड़ा है? इससे जुड़ा एक सवाल भी हमारे पास है, आइए उसका नतीजा ही देख लेते हैं कि भूपेश बघेल के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, क्या उसका उससे उन आरोपों से जनता जो है कुछ प्रभावित हुई है या नहीं हुई है? भ्रष्टाचार पर जो सवाल था हमारे पास, वो सवाल चला दीजिएगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार पर करप्शन के इल्जामों पर लोग क्या राय रखते हैं? देखिए 35% लोग मानते हैं सही है, गलत 45% लोग मानते हैं गलत है। 45% जनता को लगता है कि भूपेश बघेल पर जो आरोप लगे हुए हैं इनमें दम नहीं है या ये राजनीतिक द्वेष के आरोप हैं। तो ये भूपेश बघेल के लिए एक राहत की बात जरूर होगी। तो इसलिए जरा छत्तीसगढ़ को समझते हैं, जिन्होंने सर्वे किया उन्हीं से हमारे साथ भावेश बने हुए हैं। भावेश, 15 साल में 2018 याद करें, एमपी छत्तीसगढ़ दोनों जगह लेगेसी वाली सरकारें थी भारतीय जनता पार्टी की, दोनों जगह बीजेपी चुनाव हारी। कमलनाथ कम मार्जिन से जीते तो देखा हमने सरकार डगमगा गई। यहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी बड़े मार्जिन से जीती, सरकार बरकरार है। इन 5 साल के अंदर कैसी सरकार चली है, बरकरार रहने वाली या लड़खड़ाने वाली? देखिए छत्तीसगढ़ की राजनीति को समझिए, बीजेपी की मुश्किल वहाँ है कि वहाँ वो जातियों में फंस गई है, जातियों के फेर में फंस गई है। बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता हैं रमन सिंह, उनकी आबादी 2% के आसपास है। ऊपर से जो भूपेश बघेल है वो ओबीसी नेता है और आजकल कांग्रेस ओबीसी पॉलिटिक्स करने लगी है, तो बीजेपी के लिए वहाँ एक सबसे बड़ी मुश्किल है। दूसरी, आप बीजेपी के नेताओं को या आरएसएस को लोगों को कहेंगे कि वो आदिवासी के बीच में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उनका यदि काम इतना ज़्यादा अच्छा होता तो आप देखिए बस्तर रीजन में 2013 में जब बीजेपी जीती थी छत्तीसगढ़, तब भी बस्तर में बीजेपी वहाँ हारी थी। बस्तर में सिर्फ 4 सीटें बीजेपी जीती थी, 8 सीटें कांग्रेस जीती थी। अभी हमने सरगुजा देखा है, सरगुजा में भी बीजेपी का 2003 से लगातार डिक्लाइन हुआ है। 2003 में बीजेपी वहाँ 10 सीटें जीती थी, उसके बाद 2008 में 9 सीटें जीती थी, उसके बाद 2013 में 50-50 हो गया था, 2018 में पूरा साफ। तो बीजेपी का जो स्थिति है वहाँ पे आप देखेंगे आदिवासियों के बीच में है, ओबीसी के बीच में है, दलितों के बीच में। हालांकि 2018 में कुछ और फैक्टर थे जिसका आपको याद होगा, कुछ छोटी छोटी पार्टियां थी
जिससे बीजेपी अजीत जोगी की पार्टी थी। बिल्कुल, उससे बीजेपी को काफी नुकसान हुआ। लगभग 13-14 ऐसी सीटें थी जिसमें बीजेपी को नुकसान हुआ था उससे। हालांकि शुरू में ऐसा लग रहा था कि वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन अजीत जोगी और बसपा के अलायंस की वजह से बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था। हालांकि अभी इस बार चुनाव में बीजेपी कुछ अच्छे फैसले लिए हैं, जिसमें एक जो साहू एक बहुत डोमिनेटेड ओबीसी कास्ट है वहाँ पे, जिनकी आबादी लगभग 12% है, उनको उनके नेता को आगे प्रमोट किया, तो वो एक फैक्टर है। दूसरे और कुछ देखिए, हम लोग मानते हैं कि छत्तीसगढ़ टफ स्टेट है, वहाँ पे आप देखेंगे लगभग 1-2% का ही गैप रहता है, तो वहाँ पे प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। जनरली बहुत प्रेडिक्शन आप देखेंगे नहीं, लेकिन 2018 में तो साफ ही कर दिया था ना बीजेपी को, 15 सीटें आई थी। अलग फिनोमेना था। 2013 आपको याद होगा कि सिर्फ 1% का गैप था, लेकिन सीटें बीजेपी 49 जीत गई। तो आप इतना सस्पेंस खोल दे रहे हैं कि ये 2018 वाला मामला नहीं है बीजेपी के लिए भी। हाँ, वो तो मैं खोल ऐसा नहीं है उसकी मेरे ख्याल से एनीबडी कैन गेस अबाउट दिस कि वो स्थिति नहीं है। पर स्थिति ये है कि बीजेपी एक, जैसे मैंने आपको कहा ना, कि उनके लिए जो नायक हो सकते थे वो उस तरह की पॉलिटिक्स वहाँ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको जिस जाति से आते हैं उनकी 2-2.5% की आबादी है और ओबीसी से भूपेश बघेल आते हैं, तो वो जाति के पॉलिटिक्स कर नहीं सकते। और जो भूपेश बघेल का जो काम है वो भी प्रीवियस पॉलिटिक्स में मास्टर दिखते हैं। देखिए जरा बात करते हैं क्या वर्क कर रहा है भूपेश बघेल के लिए इस चुनाव में, अगर ऐसा है तो। जैसे जो योजनाएं हैं, जैसे गारंटी की बात अभी हुई, जब पहले गारंटी की बात कर लेते हैं, तो किसकी गारंटी पर जो है वो यकीन कर पा रही है जनता, ये इस पर हमने सवाल पूछा था। किसकी गारंटी पर आपको यकीन है, तो आपको इसका जवाब मिलेगा। बीजेपी की गारंटी पर 45% लोग भरोसा करते हैं, कांग्रेस की गारंटी पर 47% लोग भरोसा करते हैं, तो बहुत कोई अंतर नहीं है। ऐसा ही क्या कुछ चुनाव के नतीजों में जो ये दिखाई देगा, क्या हमारा सर्वे भी इसी ट्रेंड की ओर आगे बढ़ रहा है? जब हम बात करेंगे तीसरे बड़े हिस्से की, सेंट्रल छत्तीसगढ़ की, तो पता चलेगा। तो गारंटी पर तो लगभग लोगों को बराबर ही भरोसा है बीजेपी पर और कांग्रेस पार्टी पर। वहाँ एक न्याय योजना जो है वो चलाती है कांग्रेस पार्टी। भूपेश बघेल को लगता है कि इससे हमको बहुत फायदा होने जा रहा है। जैसे किसी हर सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम होती है, तो ऐसे यहाँ पर न्याय योजना है। इस न्याय योजना को कांग्रेस का कितना फायदा मिलता है कांग्रेस पार्टी को, उस पर भी देख लेते हैं। जवाब 52% लोगों का हाँ था। आधे से ज्यादा लोग मानते हैं कि ये प्रभावी योजना है। 43% लोगों को लगता है कि इससे लाभ नहीं मिलने वाला। 5% लोगों की इस पर कोई राय नहीं है। तो ये वो फैक्टर है जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा है। प्लस सीएम की छवि कैसी है वो भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। राहुल जी के पास चलते हैं। राहुल जी, 15 साल रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे। 15 साल के बाद लोगों ने जब बीजेपी की सरकार हटाई तो ऐसे लगा जैसे इनको पनिशमेंट दी है कि बहुत हो गया, हटो। 15 केवल सीटें बीजेपी को मिली। तो इन 5 सालों में क्या वो, अगर कोई नाराजगी वाली बात थी तो वो कोई दूर हो पाई है? बीजेपी क्या लोगों के माइंडसेट में दोबारा एंटर कर पाई है? क्या बीजेपी ने 5 साल में ऐसा कुछ किया है? क्या किया बीजेपी ने वहाँ पे, ये सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर मैं भूपेश बघेल की सारी मतलब कोशिशों को देखूं तो भूपेश बघेल ने एक बड़ा मुद्दा, जो हिंदुत्व का मुद्दा है, वही बीजेपी से वहाँ छीन लिया। हिंदुत्व का मुद्दा ले लिया, पूरा छीन लिया है। वहाँ पे उन्होंने श्री राम वनगमन पथ बनाया है, उन्होंने भगवान राम की एक 50 फीट की मूर्ति बनाई है, उन्होंने मंदिरों को ठीक किया है। तो पूरा का पूरा उन्होंने जो वहाँ गोबर जो है गाय का गोबर, उसकी खरीदने की स्कीम बनाई। तो आपने तो पूरा मुद्दा बीजेपी से छीन लिया। दूसरी तरफ बीजेपी ने बाकी मुद्दों को भी नहीं भुनाया। यहाँ तक कि मैं आपको बोलूँ, जो छत्तीसगढ़ है वो अगर धान का सबसे ज़्यादा प्राइस देता है वो तो छत्तीसगढ़ देता है। अगर हम एक और बात करें कि उन्होंने नेशनलिज्म, जो कि बीजेपी का एक कोर वो है, कोशिश है, वर्सेस रीजनलिज्म जो है वो खड़ा कर दिया है। वहाँ छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया नारे लगते हैं। तो जो भूपेश बघेल हैं उन्होंने बीजेपी के लिए बहुत राह मुश्किल कर दी है। अभी हम सरगुजा की बात कर रहे थे, हमने बात की कि किस तरह से 14 की 14 सीटें जो है वो सरगुजा की हार गई थी पिछली बार बीजेपी। तो टीएस सिंहदेव का क्या कुछ खराब हो गया? क्योंकि कारण यही है, उनको बाबा वहाँ बोलते हैं और उन्हीं के कारण इस एरिया की 14 की 14 सीटें पिछली बार कांग्रेस जीती थी। तो क्या बदल गया? अगर हम बाकी दुर्ग की भी बात करेंगे, अगर हम बाकी संभागों की भी बात करेंगे, तो कुछ नहीं बदला है वहाँ पर। इस वक्त मेरा जो मुझे लगता है, साफ लगता है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे तरीके से जीतेगी। आसानी से जीतना चाहिए आपके हिसाब से।
रमन सिंह के बारे में क्या राय है सज्जन आपकी? 15 साल के मुख्यमंत्री, इतना लंबा अरसा उन्होंने काम किया, उनको चावल वाले बाबा शायद बोलते थे, चावल वाले बाबा। आज रमन सिंह क्या बिल्कुल लोगों की दिमाग से हट गए? देखिए, उसमें दोनों चीज़ है। एक तो रमन सिंह खुद भी उतने एग्रेसिव नहीं रहे, सक्रिय नहीं रहे। दूसरा जो शीर्ष नेतृत्व है उसने भी उनको आगे नहीं बढ़ाया। अब स्थिति वहां पे ये है कि रमन सिंह का जनता में वो प्रभाव नहीं है, एक प्रभाव की जो अभी भी सक्रिय है, अभी भी चाहता है कि पार्टी को वापस लाए, वैसी कोई छवि नहीं है। आप राजस्थान में देखें, वसुंधरा जी को पार्टी आगे करे या ना करे, लेकिन जनता के बीच में उनकी अभी भी एक पकड़ है, परसेप्शन एडवांटेज है, वो एडवांटेज नहीं है। और क्राइसिस बीजेपी की छत्तीसगढ़ में यह है कि रमन सिंह को हटा दे तो दूसरा कोई नेतृत्व जो है उस वैक्यूम को फिल नहीं कर रहा है। तो वो कैच 22 वाली सिचुएशन है छत्तीसगढ़ में। वो चाउर बाबा थे, और चाउर बाबा होने का सबसे ज्यादा लाभ जो है आदिवासी एरिया में मिलना चाहिए। और अभी आप देखिए वहां पे कांग्रेस की स्थिति, अगर आप बस्तर रीजन में देखें, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, तमाम जगह आप चले जाएं, तो वहां पे जो ट्राइबल लीडरशिप है कांग्रेस से नाराज है। हमारी पार्टी मरकाम साहब ने बना ली है, बहुत सारा कुछ है, फिर भी आप जाके देखिए तो उसका लाभ बीजेपी नहीं ले पा रही है। करप्शन का एक चार्ज है, ईडी बहुत सक्रिय है, बहुत सारे नेता मुख्यमंत्री के करीबी जेल में हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए परसेप्शन में उतना लाभ बीजेपी। कारण क्या है कि जो परसेप्शन है सरकार के खिलाफ, जो नीतियां हैं, जो सच्चाई है, उसको पार्टी वर्कर्स जो हैं और नेतृत्व वो लेके 5 साल में जनता के बीच में जाता है। और यहां क्लियरली दिख रहा है कि कांग्रेस एटीएम पिछले 5 साल रही है छत्तीसगढ़ पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए। बावजूद आप देखें कि भूपेश बघेल जो है वहां पे रिलेटिवली कंफर्टेबल पोजीशन में है। तो रमन सिंह वो है जो है भी और नहीं भी है, खुद सक्रिय भी नहीं हो रहे हैं और बाकी उस वैक्यूम को फिल भी नहीं होने दे रहे हैं। और ये वहां पे कहीं ना कहीं पार्टी को बाकी 2 राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा उसके खिलाफ जा रहा है, घाटा हो रहा है। तो ये तो आपने बात की बीजेपी की। बीजेपी का जो भी नेता वहां पर है, रमन सिंह ही है एक चेहरा, तो रमन सिंह को लेकर के क्या छवि है? दूसरी ओर मुख्यमंत्री के कामकाज को लोग कैसे देखते हैं वो भी देख लीजिए। अपने चीफ मिनिस्टर के काम से क्या छत्तीसगढ़ की जनता खुश है? कितने लोग खुश हैं, कितने लोग नाखुश हैं? आपकी स्क्रीन पर उसका डेटा आने जा रहा है। तो सीएम के काम पर भूपेश बघेल ने जो काम किया 5 वर्षों में, 44% लोग कहते हैं शानदार काम किया। 8 to 10 के स्केल पर, मतलब अगर आप 1 से 10 आपका पैमाना है, तो लोगों ने अगर 8 से लेकर के 10 नंबर के बीच आंका होगा तो ये 44% लोग हैं। औसत है ऐसा कहने वाले 15% लोग हैं, और खराब हैं ऐसा 41% लोगों ने कहा। इसमें भी आप देखिए लगभग 59-60% लोग मानते हैं कि ठीक सरकार चलाई, बहुत अच्छी सरकार चलाई भूपेश बघेल ने। तो एक थम्स अप है ये भूपेश बघेल के लिए, ये आपको जो है साफ इस सर्वे के अंदर दिखाई दे रहा है। अब सीटों में इसका कितना ऊपर नीचे होगा ये भी हमको आगे जब हम बात करेंगे सेंट्रल छत्तीसगढ़ की, तब हमें इसकी असलियत पता चलेगी। अभी लेकिन बीजेपी के कैंपेन की अभी हम ज्यादा बात कर रहे हैं, तो अभी अमित शाह जी रमन सिंह के नॉमिनेशन में गए थे 2 रोज पहले, हर्षवर्धन जी, और वहां ऐसा लगा कि बीजेपी ने कुछ स्पार्क छोड़ने की कोशिश की है। वहां पोलराइजेशन वाला ही मुद्दा था, वहां एक हिंदू युवक की हत्या का मामला जो है उसको गृहमंत्री ने उठाया और उन्होंने कहा कि ये लिंचिंग हुई है। वहां से ऐसा लगा बीजेपी शायद खड़ा होना चाह रही है राज्य में। देखिए, निश्चित तौर पर जो अमित शाह ने कोशिश की थी और उसके बाद जो कांग्रेस के नेताओं ने, जो जयराम रमेश और दूसरे प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया दी थी, वो एक तरह से अमित शाह के ही एजेंडे को जाने अनजाने बढ़ा रहे थे। कवर्धा का हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिक तनाव था वो सबको याद है, लेकिन होता क्या है राजनीति में, जिसको अभी सज्जन जी ने भी कहा, और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या लोगों की याद में आप उसको चिपका पाते हैं क्या। अभी देखिए बहुत साफ साफ दिख रहा है, ये सर्वे जो बता रहा है 44% कह रहे हैं शानदार, 41% कह रहे हैं खराब। यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ये पक्के वाले मतदाता हैं। ये 15% है जो तय करता है किसी सरकार की नीति के आधार पर। वो औसत जो कह रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में नहीं ला पाई। पिछला जो चुनाव था 2018 का, ये 15% मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया था, कांग्रेस के पक्ष में गया था, इसीलिए क्लीन स्वीप जैसी स्थिति हुई थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जिसको कहते हैं ना, और मैं यहां रमन सिंह का दोष बहुत नहीं मानता हूं, कोई भी 15 साल का मुख्यमंत्री होगा वो उसी तरह से लोगों के बीच में जाएगा, पार्टी के नेता उसके आने पर उठ के खड़े हो जाएंगे। आधे से ज्यादा लोगों को उन्होंने पदाधिकारी बनाया है, मंत्री बनाया, तो उनकी हिम्मत नहीं होती। असली बात यह है कि क्या जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने तय किया कि भाई अब ये हमारी लाइन ऑफ लीडरशिप होगी, उसने तय किया क्या? नहीं तय कर पाए। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी की वही है। और भ्रष्टाचार के आरोप कहेंगे तो वो जो अभी राहुल जी ने कहा कि गोबर बेच रहे हैं, उसमें भी घोटाले का आरोप लग गया।
कि गोबर खरीदने बेचने में भी भ्रष्टाचार हुआ, जहां गाय है ही नहीं है वहां भी गोबर बिक गया। लेकिन इसके बावजूद अगर मुद्दा ये नहीं बन पा रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से विफलता है। लेकिन मानते हैं नेताओं का कमाल ना, बिना गाय के भी गोबर हो जाता है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल। अब छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल का फाइनल नंबर फाइनल रीजन के साथ खुलने जा रहा है आपकी स्क्रीन पर। लेकिन ये हमारे साथ जो बहुत सारे उत्सुक बालक बैठे हुए हैं, इन्होंने खूब तैयारी की है, बहुत सवाल है इनके पास पूछने के लिए। कुछ इनके सवाल जो एक्सपायर हो गए क्योंकि वो तेलंगाना पर थे, तेलंगाना से हम बढ़ के छत्तीसगढ़ पर आ गए, लेकिन इन्होंने फिर पढ़ाई की है, छत्तीसगढ़ पर ही सवाल पूछना चाहते हैं। तो इनके कुछ सवाल ले लेते हैं, फिर मैं आपके सामने केंद्रीय छत्तीसगढ़ की 64 सीटें रखने जा रहा हूँ। जो सवाल आप में से पूछना चाहते हैं जरा हाथ खड़ा करें। ठीक, लीजिए पूछिए पहले। सर, आप पार्टी अब इलेक्शंस लड़ रही है तो उस पर बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर क्या असर पड़ेगा? आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रही है, उसका क्या असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, कितना इम्पैक्ट है? भावेश। देखिए, छत्तीसगढ़ में स्पेशली यदि बात करें, क्योंकि आज हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में 8-10 ऐसी सीटें हैं जहां पे आम आदमी पार्टी का प्रभाव दिख रहा है। अब वो सीटें नहीं जीतेंगे, ये भी फैक्ट है, क्योंकि उनके कैंडिडेट उस स्तर के नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा उनका मैनिफेस्टो देगा जो उन्होंने दिल्ली में इंप्लीमेंट किया, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, फिर वो पुराने जो बिजली बिल 40,000 50,000 हो वो भी माफ़ करेंगे, फिर बहुत सारे ऐसे योजना जो सिमिलरिटी लगभग कांग्रेस के मैनिफेस्टो से मिलती जुलती है। तो उसका कुछ ना कुछ असर होगा जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कुछ हद तक नुकसान करेगी। कांग्रेस को नुकसान करेगा या फायदा करेगा? नहीं, कांग्रेस को नुकसान, कांग्रेस को नुकसान होगा आम आदमी पार्टी के वहां जाने का। देखिए, अब अरविंद केजरीवाल जी की अब की पॉलिटिक्स है वो शायद बीजेपी को ज्यादा नुकसान कहीं नहीं करने वाली। फिलहाल जो आप देखें उनका जो जिस तरह का नेशनल पॉलिटिक्स में जिस तरह का योगदान है, तो अब जहां भी वो जाते हैं वो कहीं ना कहीं सवाल उनको लेके हमेशा ही बना रहता है कि अरविंद केजरीवाल नुकसान करना किसका चाहते हैं, कांग्रेस का करना चाहते हैं या बीजेपी का करना चाहते हैं? नहीं, आपने उदाहरण के तौर पर गुजरात देख लीजिए, गुजरात में उन्होंने किस तरह कांग्रेस का नुकसान किया था। गुजरात में जो कांग्रेस कभी पिछले 2017 में आप देख लीजिए, जो कांग्रेस वहां पे लगभग बीजेपी को फाइट, बहुत अच्छी फाइट दी थी, वो घट के कितने पे आ गई थी। तो देखिए, इन असेंबली इलेक्शंस ने ये अच्छा मौका है इसकी बात करने का। ये तो आपको दिखाया ना कि ये जो अपोजिशन का अलायंस है, इंडिया गठबंधन जो है, ये जब व्यवहारिक तल पर आता है तो फिर इसमें आपको दिक्कतें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। अभी मध्य प्रदेश की बात आपने देखी है, जितनी नाराजगी दिखाई अखिलेश यादव ने, कहा चिरकुट नेता लोग हैं सब कांग्रेस वाले, हमसे हमारा टाइम बर्बाद किया, इनको नहीं करना था अलायंस तो बता देते, पहले हम अपने आदमी भेजते ही नहीं। ऐसे ही अब यहाँ आप देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन जिन्होंने सर्वे किया है वो साफ जो है वो आपको बता रहे हैं कि इसका जो नुकसान जो कुछ ना कुछ उठाना पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी को। हर्षवर्धन जी, इंडिया अलायंस और ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उदाहरण क्या बताते हैं? नहीं, एक तो ये कि आप ये सवाल मत पूछिए कि किसको नुकसान करेंगे। अरविंद जी सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं, तो कोई किसी का नुकसान नहीं करते। अब उनके फायदे में किसी का नुकसान हो जाए, कहीं कांग्रेस का हो जा रहा है, कहीं मतलब अलग अलग जगह पे होगा, लेकिन बहुतायत तो उनकी राजनीति कांग्रेस के लिए ही घातक है। वो उसी स्पेस को, उसी जगह की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ में क्या होगा, जो सवाल आया था मुझे लगता है नॉन इशू है। मतलब भावेश जी होकर आए हैं, हो सकता है वो 10 सीटों की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है एक भी सीट पर वो प्रभावी कोई भूमिका होगी, उनकी वजह से कोई परिणाम बदलेंगे ऐसा नहीं हो सकता है। कि कुछ जगहों पर कुछ वो वोट पाए, उनका कोई एक आध प्रत्याशी हो जो स्थानीय स्तर पर काम कर रहा हो। लेकिन इसका दूसरा परिणाम क्या है? दूसरा परिणाम यह है कि अब लोकसभा चुनाव से पहले जो एक विपक्षी गठजोड़ बना था, जिसको उन्होंने इंडिया नाम दिया था, वो गठजोड़ पूरी तरह से टूटता, छिन्न भिन्न होता दिख रहा है। और अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों जगह जिस तरह से केजरीवाल जी लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी लड़ रही है और जिस तरह से तीखे एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं, वो उस गठजोड़ पर भारी नुकसान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जनता जो वोट डालने वाली है, अब आने वाली 2 हिस्सों में जब छत्तीसगढ़ में पोलिंग होगी, वो इस बार क्या किसी एक दल को बहुतायत में और भरपूर आशीर्वाद देने वाली है? यहां भी कोई नजदीकी मामला होगा, ये एक सवाल जरूर है। इसका जवाब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। केंद्रीय छत्तीसगढ़ की 64 सीटों का सर्वे आइए अब देख लेते हैं। ये 64 सीटें जो हैं, यहां बिलासपुर, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर और महासमुंद, ये सारा इलाका पड़ता है। 2018 में कांग्रेस पार्टी ने इन 64 सीटों में से 43 सीटें जीती थी और बीजेपी को सिर्फ 14 सीटें मिली थी। 2023 में क्या हो रहा है, अभी के हालात क्या बता रहे हैं, आइए देख लेते हैं। क्या है छत्तीसगढ़ के दिल यानी सेंट्रल छत्तीसगढ़ की नजर में अपने नेताओं के लिए? 28 सीटें भाजपा जीत सकती है यहां पर, 34 सीटें
कांग्रेस पार्टी जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। नंबर 1 पार्टी कांग्रेस पार्टी बनकर यहां भी उभर रही है और इसी के साथ आप देखेंगे कुल 90 सीटों का सर्वे क्लियर हो गया। कांग्रेस पार्टी 50 सीटें जीतती हुई दिखाई देती है और भारतीय जनता पार्टी 38 सीटें, यानी छत्तीसगढ़ में क्लियर मेजॉरिटी के साथ, क्लियर मैंडेट के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है हमें बनती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है, जो कि 50 सीटें जीतती हुई हमें दिखाई देती है। 46 यानी आधा, अगर आप 90 का करें तो 45, एक सीट ऊपर 46 सीटों वाला वो जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए जो चाहिए, और उससे 4 सीटें ज्यादा अभी के हालात में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने लायक नंबर ला सकती है 50 सीटें जीत करके। भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्गति पिछली बार हुई थी उससे बहुत बेहतर परिस्थिति में बीजेपी इस बार दिखाई दे रही है। ये कॉन्टेस्ट है, इतना आप जरूर मानेंगे कि छत्तीसगढ़ के अंदर एक जबरदस्त लड़ाई लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से, लेकिन शायद एक घोषित चेहरा ना होना या और तमाम वजह, उसकी वजह से बीजेपी शायद चर्चाओं में इतना कैंपेन में नहीं आई। लेकिन आप देखिए 38 सीटें अगर ओपिनियन पोल में भी लगता है कि वो जीत सकती है, इसका मतलब बीजेपी चुनाव में मजबूती के साथ उतरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन भूपेश बघेल क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बना सकते हैं, इसके आसार हमें दिखाई दे रहा है। वोट परसेंटेज देखिए जरा, अंतर कितना है कांग्रेस और भाजपा के अंदर। कांग्रेस 45% वोट, 45% वोट, भारतीय जनता पार्टी 42% वोट, 3% का अंतर है। 3% का अंतर एक नजदीकी मुकाबले के लिहाज से तो क्या हम नहीं कहेंगे कि बहुत ही कांटे का मुकाबला, लेकिन 3% का गैप जो है वो बीजेपी अपने लिए बहुत बुरा भी नहीं मानेगी। 18 में जो परिस्थिति उसके सामने रही थी, और बेहतर यहां से क्या भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, अब जो चुनाव में जितना वक्त बाकी है इसको और नजदीकी मामला बना सकती है क्या, यह पार्टी के लिए एक चुनौती होगी, पार्टी के लिए एक परीक्षा के तौर पर हमें इसे देखना होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अभी इस सर्वे के हिसाब से ऐसा नहीं मान सकती कि सब कुछ बहुत कंफर्टेबल है। पार्टी 50 सीटों पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है, मेजॉरिटी मार्क के ऊपर दिखाई दे रही है, लेकिन वो जितनी सीटों पर अपने आप को सहज महसूस करती उतना शायद इस बार नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पार्टी बनती हुई साफ हमें दिखाई दे रही है। आप तुलना भी कर सकते हैं 2018 और आज की परिस्थिति में जो ओपिनियन पोल है, वोट शेयर का अंतर अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पर बीजेपी का 9% का वोट बढ़ रहा है इस बार, तो सोचिए पिछली बार कितना पीछे चला गया होगा। 42% पर 33 से 42% पर आई है। कांग्रेस पार्टी ने भी 2% वोट जोड़ा है, 43% से 45%। अन्य का वोट शेयर जो कम हो गया, यानी अब ये 2 हॉर्स रेस बन के दाम दिखाई दे रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। अन्य का नंबर नीचे आया, 11% डाउन हुआ है। तो ये लड़ाई आपको दिखाई दे रही है बीजेपी कांग्रेस के बीच, जिसमें नंबर 1 उभर कर आती हुई दिखाई दी कांग्रेस पार्टी एक बार फिर आज के हालात में। राहुल जी देखिए, बड़ा साफ है जैसा आपके सर्वे भी दिखाता है। देखिए, अगर आप बेमन से किसी चुनाव में जाएंगे, आपके पास एक बड़ा चेहरा था रमन सिंह का, जो कि एक सफल जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको आगे नहीं करेंगे, आप संगठन की जो आपकी शक्ति है उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये परिणाम तो होंगे ही। और जैसा कि आप तो थोड़ा उदार मुझे लगता है होके जो है बीजेपी की सीटें दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी सीटें भी आएंगी वहाँ पर। और मुझे ये भी लगता है कि बीजेपी को वहाँ पर उनका संगठन अच्छा है, बीजेपी का छत्तीसगढ़ में, उन्हें वहाँ काम करने की ज़रूरत है। वहाँ छत्तीसगढ़ में अपने जो चेहरे हैं उनको उभारने की ज़रूरत है, खासतौर से रमन सिंह के चेहरे को आगे लाने की ज़रूरत थी। लेकिन अब बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी इसके बाद होती है ये देखना होगा। नहीं, आपको ये 38 जो दिखाई दे रहा है और 43% वोट, ये आपको ओवर एस्टिमेशन लग रहा है? मुझे लग रहा है ये भी ज़्यादा है। बीजेपी को इतनी सीटें भी वहाँ पे आएंगी, ये मुश्किल है। राहुल जी, ये मैं अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ता इसमें, ये जनता का होता है, ये मैं बार बार बताता हूँ। इसमें मेरा अपना योगदान सिर्फ इतना होता है, जब वोट शेयर आता है उसमें मैं एनालिसिस करके बताता हूँ। अब ये एनालिसिस मैंने कैसे किया, क्योंकि वोट शेयर तो 3% का सिर्फ गैप है। देखिए, आप देखिए कांग्रेस का कि आप बीजेपी की तरफ उदार हैं थोड़े से। उसका मतलब वही हुआ जो आप कहना चाह रहे थे। तो इसमें आप देखिए जो वोट शेयर का लगभग 3% का ही गैप दिख रहा है, लेकिन सीटों के मामले में लगभग 12 सीटें जो कांग्रेस की देखिए, उसका मतलब ये हुआ, देखिए कांग्रेस का वोट शेयर भी 2% बढ़ रहा है। इसका मतलब प्रो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जरूर है, लेकिन चूंकि बीजेपी बहुत ही पीछे थी, बहुत ही उसकी स्टेट लीडरशिप बहुत ही क्राइसिस से गुजर रही है, उसका एक नुकसान बीजेपी को हो रहा है। दूसरा आप देखेंगे जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी इतना आगे कैसे बढ़ी, उसके बहुत सारे रीजंस हैं।
अभी बीजेपी ने एक सतनामी जो दलित समाज के आते हैं उसके एक नेता को अपने में शामिल किया। इसका बहुत प्रभाव हुआ था 2018 में। लगभग 10 ऐसी सीटें जो दलित सुरक्षित सीट हैं उसका उस पर प्रभाव होता है, और लगभग 30 ऐसी सीटें जिस पर प्रभाव होता है। तो वो सब सारे फैक्टर है। दूसरा, जब मैंने कहा साहू जो लगभग 12% आते हैं वो एक प्रभाव डालते हैं, जिसका बीजेपी ने उनके एक नेता को आगे बढ़ाया। दूसरा, आपने याद, अभी जब हम लोग दंगा की बात करें, एक बिरनपुर दंगा हुआ था जिसके एक जो बच्चे मारे गए थे उनके पिता को बीजेपी ने टिकट दिया, जो जिसका एक बहुत प्रभाव देखा जा रहा है। दूसरा देखिए, मैं और सज्जन चूंकि इस फील्ड से आते हैं तो दोनों ही इस चीज से एग्री करते हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान से ज्यादा इजी होता है। आप दोनों एग्री होने के लिए एग्री हो चुके हैं। देखिए, मैं इसमें हम एग्री करते हैं इस बात से। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा। देखिए, आप अगर ये सब बातें करेंगे तो वहां पे लगभग 39 जो सीटें हैं वो आरक्षित सीटें हैं। एससी अगर हम देखेंगे 29 सीटें जो है वो एसटी के लिए और बाकी 10 सीटें उसके लिए। सर ये विडंबना ही है। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं पूरा करूंगा इस पे। सर ये विडंबना ही है कि कहीं भी दलित, कहीं 100% हो या कोई ओबीसी हो, वो तो इन ब्लॉक कभी किसी को वोट। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, बिहार में जो है ना, सब कास्ट भी होते हैं, वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आप यूपी में ही देख लीजिए। एक बार पॉइंट आ जाए। मैं जैसे बिहार के कास्ट सर्वे की वहां पे मांग उठनी शुरू हो गई है। वहां पर जो राज्य सरकार है उसने इन लोगों को आरक्षण देने के लिए जो है, जो पिछड़ी जाति हैं उनको आरक्षण देने के लिए एक बिल लेके आए थे। उनका ये कहना है कि जो वहाँ पर राज्यपाल हैं उन्होंने इस बिल को रोक दिया। ये सब बातें बीजेपी के विरोध में जाएंगी वहाँ। ये सब बातें ऐसी हैं जो कि वहाँ की जो डेमोग्राफी है, वहाँ के जो लोग पॉइंटेड 2-3 बातें बताइए। बीजेपी, आप क्यों मानते हैं कि ये नंबर जो अभी दिखाई दे रहे हैं ये भी ज्यादा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जो मुद्दा बीजेपी का है, बड़ा मुद्दा जो हिंदुत्व का मुद्दा, उसे वहाँ की राज्य सरकार छीन चुकी है। मैंने अभी आपको बताया कि जो पिछड़े वर्ग का जो इश्यूज हैं वो ऐसे हैं। आप जो वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है उसमें आप अपना जो है जोर नहीं दिखा पाए। बीजेपी का जोर वहाँ होना चाहिए था। संघ का काफ़ी काम होता है ट्राइबल एरियाज में, लेकिन वो भी नहीं दिखाई देता। आपका चेहरा जो है, जो चेहरा होना चाहिए था बड़ा, वो भी नहीं है वहाँ पे है। तो ऐसा क्या फैक्टर है जो आपके फेवर में? चेहरा नहीं है, हिंदुत्व का कार्ड आपसे मुख्यमंत्री ने छीन लिया या कम से कम उसकी कुंद कर दिया उस हथियार को। मुद्दे की बात चलिए तो छत्तीसगढ़ का क्या है बड़ा मुद्दा, लोग क्या मानते हैं, आइए उस सवाल पर भी देख लेते हैं क्या जवाब हमें मिला था। कौन से इशू हैं लोगों के बीच में सबसे ज्यादा इस वक्त जो जिनसे वो प्रेरित होते हैं? इसमें आप देखेंगे बेरोजगारी 20% लोग मानते हैं बड़ा मुद्दा, महंगाई 15%, भ्रष्टाचार करप्शन 16% लोग, हिंदुत्व एक फैक्टर है 14% लोगों के लिए, विकास 20% लोगों के लिए एक मुद्दा है, 4% लोग राष्ट्रवाद पर, 8% लोग जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर पर को ध्यान में रखते हुए वोट करते हैं। ये बड़े इश्यूज हैं। तो हिंदुत्व ऐसा नहीं है कि लोगों के लिए चर्चा में नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं उस मुद्दे में इतनी ताकत अगर होती तो शायद वो बीजेपी को आपको कुछ और नंबर जो है वो यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देते। अभी जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे, जब गृहमंत्री गए तो एक कोशिश हुई है वहाँ पर हिंदुत्व के मुद्दे को रिवाइव करने की। क्या ये इन चंद हफ्तों में ऐसा हो पाएगा, ये हमें देखना पड़ेगा। आज की तस्वीर तो यही है हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि मोटा मोटा ये तस्वीर बहुत कोई, जिसको कहें कि मेरे मुताबिक बहुत कोई इसमें उलटफेर हो ऐसा नहीं दिखता है। आप सहमत हैं? लगभग सहमत हूं। लेकिन ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको कहते हैं ना कि जमीन पर लड़ना, वो नहीं दिखा। और कई बार हम कहते हैं कि चुनाव तो देखिए अंत में सेंटिमेंट पर जाता है। और जो मैं उस सर्वे के उस आंकड़े पर बात कर रहा था कि आप कितने लोग कांग्रेस के पक्ष में हैं, कितने भाजपा के, औसत वाला जो हिस्सा है, अगर उसको आप नहीं अपने पास ले आ पा रहे हैं तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? लेकिन एक जो चीज होती है ना कि जमीन पर जो जब दो पार्टियां सिर्फ लड़ती हैं तो आमने सामने के नेता बहुत लड़ाई लड़ रहे होते हैं। हो सकता है कि ये उसका परिणाम हो, लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो मैं राहुल जी से सहमत हूं कि भाजपा का सेंटीमेंट बहुत लो है। लेकिन अगर जिसको हम कहते हैं कि क्या भूपेश बघेल की सरकार ने काम कई ऐसे किए हैं तो उनके ऊपर ढेर सारे आरोप हैं, बहुत सी मुश्किलें हैं, उसको भाजपा कुछ भुना पाएगी तो शायद ये परिणाम ला पाएगी। आप चेहरे की बात बहुत हुई, लीडरशिप, बीजेपी ने अपनी लीडरशिप को या तो बैक नहीं किया या लीडरशिप बदली नहीं। तो देखिए क्या रमन सिंह को लेकर के लोगों के बीच में क्या रिएक्शन था, भूपेश बघेल को लेकर के लोग क्या नजरिया रखते हैं। जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं कि ये नेता आपको कैसा लगता है या आपका मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, सीधा सवाल, तो 43% लोग कहते हैं भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए। रमन सिंह के नाम पर 33% लोग हामी भरते हैं। 10% का गैप है देखिए भूपेश बघेल और रमन सिंह के बीच में। चौथा जब आप नाम आता है तो देखिए कितना 30% पीछे चले जाते हैं। टीएस सिंहदेव मात्र 4%, अरुण साव केवल 3%। तो लड़ाई लोगों की नजर में, जहन में लड़ाई तो दो ही लोगों के पीछे है, भूपेश बघेल और रमन सिंह के बीच, और रमन सिंह उसमें पिछड़ रहे हैं।
अब ये सवाल तो लगातार बना रहेगा, इस पर बहुत बात हो गई इस पर। पार्टी अगर रमन सिंह को ही थोड़ा और पुश करके धक्का दे करके अपना चेहरा बनाती तो ये 33% नहीं, इस पर मैं सहमत नहीं हूं सौरभ जी। ये बात बार बार हो रही है। रमन सिंह उतर रहे हैं, ये उतर के 33 पर पहुंचे हैं, इनके चढ़ने की गुंजाइश कम है। नया नेता भारतीय जनता पार्टी को खोजना चाहिए। 15 वर्ष अगर आप मुख्यमंत्री रहते हैं और उसके बाद बड़ा जीवट हो तो आप पलट कर आते हैं, बहुत जीवट चाहिए उसके लिए। हम लोग ये सारी बात कर रहे हैं और वो चेहरा खोजना 5 साल बहुत होता है कि चेहरा खोजने के लिए। या तो रमन सिंह ही इतनी ताकत दिखा देते तो आज हम बात कर रहे होते कि उनको आगे बढ़ाना चाहिए। रमन सिंह उस जगह से पीछे जा चुके हैं, वो ढलान पर हैं। अब उनको कितना भी कोशिश करके आप भूपेश बघेल के सामने खड़ा नहीं कर सकते। चलिए, ये सर्वे है, अभी हमारा सर्वे कह रहा है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की आसानी से सरकार बन सकती है, लेकिन थोड़ी और कंफर्टेबल होने के लिए और थोड़ी सी मेहनत जो है कांग्रेस को करनी पड़ेगी। बीजेपी के लिए दिक्कत छत्तीसगढ़ में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। अब अंत में हमारे पास 3-4 मिनट का समय, मैं आपके सवाल ले लेता हूं जी। किनके पास सवाल है? अभी आपने पूछा था सवाल, और कोई? चलो तुम पूछो। सर, मेरा जो सवाल है वो ये है कि जो पार्टीज होती है वो जो चुनाव अभी लड़ रही है छत्तीसगढ़ में, वो अपने पॉइंट के बेसिस पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन आफ्टर चुनाव जो वो सत्ता में आते हैं एंड वो अपने जो पॉइंट है उनको फुलफिल नहीं करते, उसके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए कि अगर वो फुलफिल नहीं करेंगे वो आने वाले इलेक्शन में उनको चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब अपना मुद्दा, अपनी वादा पूरा नहीं किया तो कुछ तो जनता के पास भी हथियार होना चाहिए ना। भूपेश बघेल ने वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने शराबबंदी का वादा किया था, नहीं किया पूरा। उन्होंने कहा था कि वो आवास बनाएंगे गरीब लोगों के लिए, नहीं किया पूरा। तो उसका क्या मतलब हमारे सर्वे में ही उसका वो रिफ्लेक्शन नहीं है, कांग्रेस डाउन हो रही है। तो इसीलिए सर जो मेरा सवाल है, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि उनके लिए क्या हम पेंशन के लिए लगाया जाए कि वो अपने वादे हैं जो उनको सीरियसली ले एंड जिससे देश का भी कुछ विकास होने में कुछ स्पीड ज्यादा आए। कोई झूठ बोल रहा है तो उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। जनता को भी ये याद रखना चाहिए कि ये वादा किया था और पूरा नहीं किया। नहीं, और मुझे लगता है 5 साल इतने भी ज्यादा नहीं होते हैं पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर कोई नहीं कर रहा है तो 5 साल में हटा दीजिए। शराबबंदी वाली बात की, भूपेश बघेल ने कह दिया कि हाँ मैंने कहा था शराबबंदी करने का वादा किया था, लेकिन लोग नकली शराब पीने लगे, जहरीली शराब पीने लगे जब बैन किया, तो इसीलिए मैंने बैन नहीं किया। पर जवाब तो नेता के पास खूब होते हैं। तो बिहार में भी शराबबंदी, वहां पे भी वहां उल्टा है। वहां तो नीतीश कुमार कहते हैं जो शराब पिएगा वो मरेगा ही, तो वहां केस ही अलग है। जी पूछिए। सर, कल 20 अक्टूबर को एक ट्राइबल बीजेपी नेता की, छत्तीसगढ़ के एक नेता की हत्या की गई है और अरुण साव जो वहाँ के बीजेपी अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कहा कि ये टारगेटेड किलिंग है। तो क्या इसका कोई फायदा बीजेपी को आने वाले चुनाव में मिल सकता है? आपने बीजेपी का जो स्ट्रक्चर है छत्तीसगढ़ में काम कैसा कर रहा है, छत्तीसगढ़ आपने देखा सज्जन? उसमें क्या है कि देखिए, जो कल हत्या हुई है वो एक घटना है, सिंगल घटना है, लेकिन ओवरऑल अभी क्या है कि बीजेपी की समस्या क्या है कि इन्होंने टॉप गन्स को उतारे हैं तीनों प्रदेश में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। लेकिन छत्तीसगढ़ में इनके साथ समस्या ये है कि चाहे वो ब्रजमोहन अग्रवाल हो या रमन सिंह हो, वो छत्तीसगढ़िया वाला जो लोकल जो नैरेटिव है उसको काउंटर करने के लिए इनके पास बहुत, ना तो ट्राइबल लीडर है ना तो दलित लीडर है, ओबीसी लीडर इनके पास है। तो एक तो वहां पे वो वीक है, और एक सबसे बड़ी बात है कि आप ओपीडी ट्रीटमेंट में हमेशा कोताही बरतेंगे और लास्ट मोमेंट में आईसीयू ट्रीटमेंट देके पूरा सक्रियता दिखाएंगे, तो वो संगठन अभी सक्रिय है, हर तरफ से काम कर रहा है। तो उस परिप्रेक्ष्य में आप देखें जो सीटें मिल रही हैं 38 सीटें, इसमें मान के चलिए +5 या -5 हो सकते हैं। आप पहले सहमत हैं या नहीं है? वो कह रहे थे राजी हैं आप उनसे? नहीं, हम बिल्कुल राजी हैं, और हम तो ये कह रहे हैं कि इसको 38 को उसमें 5 बढ़ भी सकता है और 5 नीचे भी हो सकता है। लेकिन एक चीज है, बीजेपी के बावजूद जनता इतनी सीट बीजेपी को दे रही है। बीजेपी का कोई एफर्ट नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, क्योंकि ये वही है कि एक 3rd डिवीजन से पास किया हुआ विद्यार्थी टॉपर हो जाए, अगर वॉक ओवर उसे मिल जाए, वो अकेला कंटेस्टेंट हो, तो बीजेपी ने वॉक ओवर दे दिया। तो भूपेश बघेल बड़े वो सक्रिय और चाणक्य दिख रहे हैं। सज्जन का है, ले पूछे। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि IAS, IPS इन सब के लिए एंट्रेंस होते हैं, इतने टफ एंट्रेंस होते हैं, तो जो पूरा मुल्क चला रहे हैं, पूरा देश जिनके हाथों में, उनके लिए कोई एंट्रेंस क्यों नहीं है? क्या बात है। ये एक तो ये कि देखिए, अभी हमारी संसद ने महिला आरक्षण कर दिया है, 29 से आप जा सकती हैं, तैयारी करके एक बार देखिए। मुझे लगता है कि IAS का एग्जाम देश में नेता बनने की परीक्षा से बहुत कम होता है।
आप एक कमरे में 6 घंटे 8 घंटे लगातार पढ़िए, आप आईएएस बन जाएंगे, पीसीएस बन जाएंगे, किसी भी राज्य की सेवा में आ जाएंगे। नेता बनने का इम्तिहान आपको हर दिन देना है। अब ये जनता के ऊपर है कि वो कितना करती है। और आईएएस आईपीएस तो सबसे ज्यादा, उनकी तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, एक बार बन गया सारी जिंदगी रहता है। नेता को तो हर 5 साल में आप गिरा देते हैं, उसकी जिंदगी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए ये वाला सवाल थोड़ा सा करने से पहले सोचिए अपने आसपास के भी दिखे। चलिए, ये तो क्वेश्चन है कि मतलब जो है नेता जो होते हैं वो एक बार अपना चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद वो लोग ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, वो जनता को पूरी तरह भूल जाते हैं। लेकिन आईएएस आईपीएस जो होते हैं वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं भाई, उनको अपने उनको जो है सवालों का जवाब देना होता है। लेकिन नेता जो होते हैं ना, नेताओं की अकाउंटेबिलिटी तय हो। आपकी भावना अच्छी है, आपका सवाल अच्छा है। आप आईएएस आईपीएस बनना चाहती हैं या नेता बनना चाहती हैं? मैं बस एक एडवोकेट बनना चाहती हूँ। बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत धन्यवाद आप लोग आए, आपने इतने खूबसूरत सवाल पूछे, जानकारी वाले सवाल आप लोगों ने पूछे। मेहमानों का बहुत शुक्रिया। भावेश ने सर्वे किया, भावेश झा, सज्जन कुमार हमारे साथ हैं, राहुल महाजन जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, ये 3 दिन की सीरीज थी जिसमें हमने 4 राज्यों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया। और स्कोर की अगर आप बात करें तो बीजेपी 2 यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश, हमारा पोल कहता है इन दोनों जगह बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, बन सकती है आज के हालात में। कांग्रेस के खाते में 1, जहां वो छत्तीसगढ़ में स्कोर करती हुई दिखाई देती है, और बीआरएस यानी केसीआर वो सरकार बना सकते हैं तेलंगाना के अंदर। बीजेपी 2, कांग्रेस 1, बीआरएस 1। ये हमारी तरफ से इन 4 राज्यों का स्कोर कार्ड है जो भी आपने देखा। लेकिन ये सर्वे है, नतीजा नहीं, नतीजा तो आपको देना है।